हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एक लॉन्ग वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको कंप्लीट स्टोरी की कहानी इसी लॉन्ग वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आज मुझे ये कहानी काफ़ी पसंद आई है, जिसकी शुरुआत ही काफ़ी विचित्र ढंग से होती है जो आपको आगे कहानी में बांधे रखती है। और बात करिए इस सीरीज़ की, तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को पार करते हुए कैसे उभर के आता है, ये हमें बताती है। और साथ ही जीवन में चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए बिना कोई स्टोरी लाइन को और ज्यादा रिवील करते हुए आगे कहानी में क्या होता है देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। इनकी हालत काफी खस्ता होती है और ये एक पुल से गुजर रहे होते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी बैठा दिखता है, लेकिन अचानक से उस आदमी पे कई सारे मार्क्समैन हमला कर देते हैं। ये बंदा कमाल का तलवारबाज होता है जो कि 1 सेकंड के अंदर उन सारी वॉरियर्स को वहीं मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि वो सारे मार्क्समैन वाले वॉरियर्स जुआन मिंग सेक्ट के होते हैं, जो कि उसी लूजी को ही मारने आए होते हैं। यहाँ उस सेक्ट का एक खास बंदा होता है जो कि एक अजीब वेशभूषा में होता है। सभी लोग वहाँ पे उसे ब्लैक ग्रिम रीपर कहते हैं। अब ग्रिम रीपर का मतलब आप चाइनीज यमराज से समझ सकते हो, जिसके आते ही किसी न किसी की मौत जरूर होती है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में जरूर होती है, ये हमेशा जोड़े में आते हैं, जिसे देख के लूसी उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हारी एक और साथी वो व्हाइट ग्रिम रैपर कहाँ है। अब इतने में ही हम उस व्हाइट ग्रिम रैपर को देखते हैं जो उस लूजी के पीछे ही खड़ी होती है और उसे मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे ही थी, तुम तो इतने लेजी हो कि तुमने पलट के मुझे नहीं देखा। अब ये दोनों उसे मारने के लिए ही वहाँ पे आए होते हैं। साथ ही ये उसके मास्टर की भी तलाश करने लगते हैं जिसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। आगे वो ग्रिम रीपर यानी मृत्यु के दूत यही सोचते हैं कि इसका मास्टर भी इसी इलाके में कहीं होगा, तो हमें उसे सर्च करना चाहिए। आगे हमें उसी छोटे लड़के और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि काफी डरते हुए उस लाश के पास आते हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का वेटर इनकी हालत देख करके इनके साथ बदतमीजी कहता है और इन्हें भिखारी कहते हुए वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये दोनों काफी भूखे होते हैं और उस वेटर से नूडल्स मांगते हैं, ये कहते हुए कि उसके पास पैसे हैं और वो कोई भिखारी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दादाजी के पास उस नूडल्स के पूरे पैसे नहीं होते हैं, उसमें एक सिक्का कम होता है, जिसके कारण वो वेटर उससे फिर से खरी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन वहीं बैठा आदमी जो ये सारी हरकत वहाँ पे देख रहा होता है, वो जैसे ही उस दादाजी के उस बटुए को देखता है, वो यहाँ उनके लिए बचे हुए पैसे देने को तैयार हो जाता है। आगे वो आदमी दादाजी को अपना पर्स दिखाने को कहता है। अब जैसे ही वो आदमी उस बटुए के पैटर्न को देखता है, उसके पास ही उसकी बेटी इस बटुए को पहचान लेती है, क्योंकि ये बटुआ उसके अंकल लूजी का होता है। जिसपे वो लड़की जिसका नाम जुआना होता है, वो उन्हें चोर कह के पुकारने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास हमारे अंकल लूजी का बटुआ कैसे आया। अब आगे वो आदमी अपनी बेटी को शांत रहने को कहता है और दादाजी से यहाँ साफ साफ पूछता है कि ये वॉलेट तुम्हारे पास कैसे आया, कि सेम उसी पैटर्न का ही वॉलेट उसके पास भी होता है। जिस पे दादाजी काफी डरने लगते हैं। तो आदमी उनसे कहता है कि डरो मत, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस बटुए का मालिक कहाँ है। इस पे दादाजी उन्हें संकोच के साथ बस यही बताते हैं कि ये वॉलेट उन्हें उस पुल के पास से मिला है। कि तभी हम जुआना को देखते हैं कि इन दोनों को चोर कहते हुए इन पे इल्जाम लगाती है कि इन्होंने उसके अंकल लूजी का बटुआ चुराया है। अब हमारी सीरीज का जो मेन लीड वो जो छोटा बच्चा है जिसका नाम जिन्यून होता है, वो उसे काफी अच्छा जवाब देता है, ये कहते हुए कि हम चोर नहीं हैं, बस हमने इसे रास्ते से उठाया था। और चोर वो होते हैं जो लालच में आकर के चोरी करते हैं। हम भीख मांग के अपना गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चोरी नहीं कर सकते। अब इन दोनों बच्चों की ही इसी बात पे आपस में बहस छिड़ जाती है, जिस पे दादाजी उन्हें यहाँ रोकते हैं और आगे जुआना के फादर के ये पूछने पे कि तुम लोग यहाँ के लोकल्स नहीं मालूम पड़ते हो तो कहाँ से आए हो। जिस पे दादाजी उन्हें बताते हैं कि वो मैदानी इलाके से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उस इलाके में वहाँ पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे युद्ध का माहौल छिड़ चुका था और अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर इस इलाके में आए हैं। आगे वो आदमी उस वॉलेट में से सारे पैसे निकाल करके दादाजी को दे देता है और उस वॉलेट को अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि ये हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये वॉलेट जिसका है वो मेरा खास आदमी है और मेरी फैमिली के जैसा है। अब आगे उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद दादाजी जिन्यून को उस वॉलेट के पैटर्न के बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने इस पैटर्न के बारे में काफी सुन रखा था और वो आदमी जिसने हमारे लिए यहाँ पैसे चुकाए हैं, अगर इसका संबंध उस पुल पे मरे हुए आदमी से है तो जुआन मिंग सेक्ट वाले इसी आदमी को ही ढूंढ रहे हैं। जिस पे जिन्यून के ये पूछने पर कि आखिर उस जुआन मिंग सेक्ट वाले इस आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं, तो दादाजी उसे बताते हैं कि अगर ये आदमी वही मास्टर लू जियाओ निकला
तो वो सेक्ट वाले बस एक ही उद्देश्य के लिए इस मास्टर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो ड्रैगन तलवार चाहिए। अब इससे पहले कि ड्रैगन शॉट के बारे में जिन्योन को दादाजी कुछ बता पाते, उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। बाहर जुआन मिंग सेक्ट के ही वो मार्क्समैन वॉरियर आ चुके थे, जिनके दिखते ही पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम दादाजी और जिन्योन को उसी मास्टर लुजियाओ के पास जाता देखते हैं, जो उन्हें उस पुल के पास आज सुबह क्या हुआ था इस पूरी घटना के बारे में बता देते हैं कि कैसे उन्हें वो वॉलेट वहाँ पे मिला और जो बंदा मारा गया वो उन्हीं का एक खास बंदा लूजी था, जिसे उस व्हाइट ग्रीम रीपर ने मारा। आगे दादाजी उसे ये भी बताते हैं कि ये सारा इंसिडेंट उस जुआंग मिंग सेक्ट ने किया और उन्होंने उस लूजी की लाश को उस स्टोन ब्रिज के नीचे दफन कर दिया है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ जुआन मिंग सेक्ट वाले पहुंच जाते हैं और यहाँ उनके साथ उनके लीडर भी वो व्हाइट ग्रीम रीपर भी आई थी, जो एक ताबूत में आती है। वो उस ताबूत से निकलती ही उन सभी पे एक खास किस्म के एरो से अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से मास्टर और जुआना तो बच जाते हैं, लेकिन यहाँ जिन्योन को बचाने के लिए दादाजी उसे कवर करते हैं और उन एरोज से उनकी मौत हो जाती है। अब दादाजी के आखिरी शब्द यहाँ जिन्योन के लिए बस यही होता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। आगे हम उस व्हाइट रिपर को देखते हैं, जो कि उसी मास्टर शॉर्टमैन को ढूंढने यहाँ पे आई थी, और ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि जुआना का ही फादर वही ली जुआओ होता है। आगे वो व्हाइट रिपर उसे बताती है कि हमने ही उस लूजी को मारा और हम तुम्हें भी मार सकते हैं अगर तुम्हारे हाथ में वो जो खजाना है, अगर तुम इसे हमें हैंडओवर नहीं करते हो तो। अब ये लोग जिस ड्रैगन तलवार की यहाँ खोज करते हुए आए थे, ये उसी मास्टर लू के पास ही होता है। ये हम देखते हैं कि मास्टर लू, जो कि एक महान तलवारबाज होते हैं, वो उन्हीं गिरे हुए एरो से इस व्हाइट रिपर पे अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक से वो व्हाइट रिपर तो आसानी से बच जाती है, लेकिन उसके सभी वो ब्लैक वॉरियर्स मारे जाते हैं। अब आगे हमें यहाँ इनके बीच की फाइट को दिखाया जाता है, जिसपे मास्टर लू उस व्हाइट रिपर से कहते हैं कि तुम काफी वीक हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो तुम्हारा एक और साथी क्यों छिपके बैठा है। जिसपे व्हाइट रिपर उससे कहती है कि मेरा जो ब्रदर ब्लैक रिपर है, अगर हम दोनों मिलकर भी तुमसे फाइट करें तो तुम जैसे मास्टर से मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे भाई को एक और अहम मिशन को पूरा करना है। जैसे ही मास्टर लू उसकी बात को समझ पाता, वो पीछे देखता है तो उसकी बेटी उसी ब्लैक रिपर के कब्जे में होती है। अब आगे ब्लैक रिपर उसे बताता है कि तुमने मेरी बहन को हर्ट किया तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, इसीलिए उसने फाइट के दौरान उसके हाथ में एक ऐसा पॉइजन इंजेक्ट किया है, इसके कारण वो जितनी ज्यादा अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा वो और भी ज्यादा वीक होता ही जाएगा, और अब उसके पास जीवित रहने के लिए मात्र 1 घंटे हैं। क्यों ना अपनी बेटी को जान बचाने के लिए वो यहाँ पे एक डील कर ले उनके साथ। आगे ब्लैक रिपर उससे कहता है कि वो उसकी बेटी की जान बख्श देंगे अगर वो ड्रैगन तलवार उसके हवाले कर दे तो, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक रिपर जो है किसी यूजलेस पर्सन को नहीं मारते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब ये लड़की बड़ी हो जाए तो तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाए। अब जिन्योन यहाँ जुआना को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इतने में उस ब्लैक रिपर का यहाँ ध्यान बढ़ता है और आगे हम उस मास्टर लू को देखते हैं कि अपनी बेटी को उसके कब्जे से छुड़ाते हैं और यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब जितना ज्यादा मास्टर लू अपनी एनर्जी यूज करते हैं, उनके अंदर का जहर उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। अब जैसे ही जहर अपना काम करना शुरू कर देती है, इतने में हम उस ब्लैक रिपर को देखते हैं जिसके हत्थे वो ड्रैगन शॉट लग जाती है। अब जैसे ही ब्लैक रिपर मास्टर लू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ उन्हें बचाने के लिए एक और बंदा अपीयर होता है, जिसे देखते ही ये दोनों व्हाइट और ब्लैक रिपर यहाँ हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस मास्टर यांग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये दोनों जैसे ही मास्टर यांग को वहाँ पे देखते हैं, जो कि इन्हीं के अंकल होते हैं, वहाँ से ये दोनों ग्रिम रिपर भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते और हमारी भागने में ही भलाई है। आगे मास्टर लू यांग को यहाँ बताते हैं कि ये जो तुम्हारे हाथों में चीज है, ये काफी पवित्र तलवार है और ये पवित्र ड्रैगन शॉट कभी भी उनके हाथ में नहीं लगना चाहिए। आगे वो उसके कान में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे हमें अभी फिलहाल नहीं बताया जाता, और अब आगे अपने अंतिम समय में वो मास्टर यांग से ये वादा लेते हैं कि तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिन्योन भी अब अकेला हो चुका है, तो तुम्हें इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखना होगा। अब मास्टर लू के उन दोनों बच्चों को ये कहते ही कि अब से अंकल यांग ही तुम्हारे मास्टर होंगे, उनकी वहीं डेथ हो जाती है। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें मास्टर यांग को दिखाया जाता है, जो उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने मार्शल प्रैक्टिस हाउस में ले आए थे। यहाँ मास्टर यांग उन दोनों बच्चों को अपने 2 सीक्रेट मार्शल कलेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें दोनों को एक एक बुक दिया जाता है और यहाँ जुआना के हाथ लगती है शॉर्ट मैनुअल, और वहीं जो जिन्योन होता है उसके हाथ लगती है कुक बुक। इस पे जिन्योन काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है कि वो भी शॉर्ट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहता है, ना कि वो उस बेकार से इस मेडिसिन की पढ़ाई करने चाहता है जिसमें कई सारे रेसिपीज लिखे हुए हैं।
जिसपे मास्टर उसे बताते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस होती है वो लोगों को इंजर्ड और मारने के लिए की जाती है, लेकिन जो मेडिसिन की स्टडी होती है वो लोगों की जान बचाने के लिए की जाती है। और मैंने एक बार तुम दोनों के लिए डिसाइड कर लिया है कि कौन क्या सीखेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर के इस फैसले की रिस्पेक्ट करो और अल्केमी यानी मेडिसिन की पढ़ाई करो, जिसमें अलग अलग पोशन और काढ़े बनाए जाते हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे जाकर कॉमन लोगों के काम आ सको। आगे वो जिन्यून से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें वो हार्मफुल स्किल्स कभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम बदले की आड़ में उनका यूज करते हुए किसी को मारते हो, तो इससे मेरी ही रिपुटेशन खराब होगी। इसलिए मैं फ्यूचर में ये सोच के नहीं पछताना चाहता कि मैंने उस समय तुम्हें वो हार्मफुल स्किल्स क्यों सिखाए। मैं आज ही तुम्हें अपनी तलवार से खत्म कर देता हूँ। अब अचानक से जिन्यून के यहाँ पे आंखें खुलती है और उसे समझ में आता है कि वो अब तक एक सपना देख रहा था। अब हम यहाँ जिन्यून को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और 8 साल का टाइम बीत चुका है। जिन्यून यहाँ पे काफी परेशान है क्योंकि 8 साल से लगातार उसे यही सपने बार बार आ रहे हैं। जब भी जिन्यून मास्टर यांग से मार्शल आर्ट्स सिखाने को कहता है, मास्टर उसे झिंझोड़ देते हैं और उसे फोर्सफुली मेडिसिन की पढ़ाई करते हुए काढ़े और पोशन बनाने के लिए कहते हैं। जिन्यून यहाँ इस बात से काफी ज्यादा नाराजगी जताता है कि जो मास्टर है वो हमेशा जुआना को ही प्राइवेटली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं और उसे हर्ब्स और जड़ी बूटियों को चुनने के लिए माउंटेन में भेज देते हैं। और आज भी जिन्यून उस पहाड़ी के ऊपर उन जड़ी बूटियों को चुनने के लिए आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्यून अपने अंदर ये जो सारी भड़ास निकाल रहा होता है, मास्टर चुपके से इसे सुन रहे होते हैं। वहीं मास्टर एक ब्लैक मार्क्स वाले आदमी को ये बताते हैं कि इसका नाम जिन्यून है और आगे तुम्हें ये क्या करना है ये पता होगा। आगे मास्टर के ये कहने पे कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा, जिसपे वो मार्क्समैन मास्टर से कहता है कि मुझे आगे क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर की दया कभी भी जाग सकती है, इसलिए मुझे ये काम पहले खत्म करना होगा। और अब आगे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पैलेस को, जहाँ पे एक महारानी अपने किसी सर्वेंट को ये आदेश देती है कि तुम मुझे बचपन से ही सर्व करते आ रही हो, अब तुम्हें रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। यहाँ पे महारानी अपने उस दासी को एक जगह भेज रही होती हैं किसी खास ट्रेनिंग के लिए। अब जिस पे वो दासी, जिसका नाम शुई रहता है, वो इस आज्ञा को मान लेती हैं। ये महारानी उसे बताती हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए किसी किंची नामक माउंटेन पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे 1000 साल पुराना फायर ऋषि फिर से अपेयर हुआ है। ये एक खास तरह की औषधि है जो कि 1000 साल में सिर्फ एक ही बार उगती है। तुम्हें मेरे लिए उस पर्वत से उस फायर ऋषि को लाना होगा। आगे महारानी उससे कहती है कि ये उस दासी का तो काम नहीं है, लेकिन उसके सबसे खास जो 9 शिंजी है, इसके जो उसके 9 वॉरियर्स है, वो किसी और मिशन पे महारानी द्वारा भेजे गए हैं। इसीलिए उस फायर ऋषि को लाने के लिए महारानी ने अपने सबसे पावरफुल और स्मार्टेस्ट दासी को इस काम के लिए चूज किया है। और लास्टली महारानी उसे इस काम के बदले में ढेर सारा रिवॉर्ड देने का भी वादा करती है। अब आगे ये सीन यही कट होता है और अब हम देखते हैं कि जो जिन्यून होता है वो चुपके से अपने मास्टर की नजरों से बचते हुए मार्शल हाउस पहुंचता है, जहाँ पे जुआना उसका इंतजार कर रही होती है। और अब हम जुआना और यहाँ जिन्यून के बीच उसी तरह के रिलेशनशिप को देखते हैं जो कि ये लोग बचपन में शेयर किया करते थे। ये एक दूसरे को हमेशा चिढ़ाते ही रहते हैं और इनमें हमेशा नोक झोंक होती ही रहती है। यहाँ जुआना उसे धमका रही होती है कि मास्टर ने तुम्हें औषधि को लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम बिना औषधि लिए ही यहाँ पे वापस आ गए, तो मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में जाके मास्टर को बता दूंगी। यहाँ जिन्यून उसकी कई तारीफें करने लगता है और इवन उसे भीख मांगते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बख्श दो और मास्टर से मेरी शिकायत मत करना। आगे जिन्यून जुआना से कहने लगता है कि तुम मास्टर से मेरी सिफारिश करो कि वो भी मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे। जिसपे जुआना मास्टर के बारे में जिन्यून से एक बात शेयर करती है कि जब से मास्टर माउंटेन से नीचे आए हैं वो तब से चुप और अलग थलग रहते हैं, और मास्टर को इस तरह से चुपचाप और जुआना को इस तरह से इग्नोर करते हुए उसने कभी नहीं देखा है। और वो सिर्फ मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना ही बात करते हैं। और उनकी इस हालत ने मुझे काफी डरा दिया है क्योंकि वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अब यहाँ जिन्यून इतने सीरियसली टॉपिक में भी हंसी मजाक करता ही रहता है। वो जुआना से कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर के इस बिहेवियर का मुझे पता है कि हो सकता है सडनली उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और तुम्हें सिखाने के बजाय अब वो मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने वाले हैं। जिसपे जुआना इसके बात को तो सीरियसली नहीं लेती, तो जिन्यून उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मास्टर के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है और वो शुरू से ही ऐसा ही बिहेव करते हैं। ये तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 8 साल हो गए हैं और जब से मैं इस मार्शल हाउस में आया हूँ उन्होंने कभी भी मुझे एक भी स्किल नहीं सिखाया है। वो मुझे फोर्सफुली मेडिकल बुक्स को याद करने के लिए कहते हैं और इस तरह से याद करते करते मैंने 1000 से भी ज्यादा बुक्स को याद कर लिया है, जिनमें लाखों तरह के रेसिपीज और काढ़े बनाने की तरकीबें बताई गई हैं।
मैं हर दिन बस उन्हें याद करता रहता हूँ और जो मेरा बचा कुछ टाइम रहता है उसमें मास्टर मुझे माउंटेन भेज देते हैं ताकि मैं हर्ब्स को कलेक्ट कर सकूं। क्योंकि मुझे अब इसकी वजह पता चल गई है कि मास्टर चाहते हैं कि अगर वो एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं तो वो डॉक्टर का खर्च उठाना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपने पास ही एक ऐसे डॉक्टर को पाल रहे हैं जो उनका फ्री में इलाज कर दे, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो उनके पैसे खर्च होंगे वो सारे के सारे बच जाएं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर जिन्यून की सारी बातें सुन लेते हैं। आगे हम मास्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में वाकई में खतरनाक दिख रहे होते हैं और उन दोनों को अभी के अभी बाहर निकलने को कहते हैं। आगे मास्टर जोआना से पूछते हैं कि तुम कितने सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही हो। इस पे जोआना उसे जवाब देती है कि वो 8 सालों से प्रैक्टिस कर रही है इस मार्शल आर्ट्स स्किल की। तो वहीं जो जिन्यून होता है वो फुसफुसाते हुए कहता है कि 8 साल से तो सिर्फ इसे ही सिखाया जा रहा है और आपने मुझे एक भी स्किल नहीं सिखाया है। अब यहाँ मास्टर उसकी फुसफुसाहट को फिर से सुन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, फिर से जरा कहने की हिम्मत करना। जिस पे जिन्यून अपने 8 साल के भड़ास को पूरी तरह से निकाल देता है और यहाँ पे मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है कि 8 साल बीत चुके हैं और आपने मुझे एक सिंपल स्किल भी नहीं सिखाया है। और मैं ये अब कहने से नहीं डरूंगा कि 8 सालों से मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि एक न एक दिन आप मुझे सिखाएंगे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं सिखाया तो मैं आपको अपना मास्टर कैसे कंसीडर कर सकता हूँ। मुझे मार्शल आर्ट्स को सीखने की तीव्र इच्छा थी क्योंकि मैं एक दिन अपने फैमिली की मौत का बदला, साथ ही जोआना के फादर जो कि ली जिहाओ होते हैं, इनकी भी मौत का बदला उस जुआन मिंग सेक्ट के ग्रिम रीपर से लेना चाहता हूँ। जिस पे मास्टर उसे जवाब देते हैं कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को बदला लेने के लिए नहीं सीखा जाता है। जिस पे जिन्यून उन्हें जवाब देता है कि मैं इस बात को बार बार सुन के थक गया हूँ। अब जोआना से पूछिए क्या वो इस स्किल को इसलिए नहीं सीख रही है कि वो भी अपने फादर की मौत का बदला ले, क्योंकि जोआना की तरह मुझे भी अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेना है, तो आप मुझे बदला लेने से क्यों रोक रहे हैं। अब जिन्यून अपने गुस्से के भड़ास में यहाँ तक कह देता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मुझे उस जगह भी जाने की इजाजत नहीं होती। मीन्स कि आप मुझे इतना कमतर समझते हैं कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को दूर से भी नहीं देख सकता था। जिसमें मास्टर जिन्यून से कहते हैं तो तुम हम दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहते हो तो चलो आ जाओ बाहर, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जब मास्टर जोआना की 8 सालों की मेहनत की मार्शल आर्ट्स की स्किल का टेस्ट लेने वाले हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उसी जुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कल्ट होता है जहाँ पे किसी खास तरह की रिचुअल चल रही होती है। एक बहुत ही ओल्ड वुमेन अपेयर होती है जो अपने आप को मेंगपो बताती है। मेंगपो सभी से कहती है कि हमारे इस सेक्ट के जो राजा मिंग है वो अब घोर तपस्या में जाने वाले हैं, इसीलिए अब से इस सारे सेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पे है और तुम्हें अब से मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करने होंगे। आगे इस सेक्ट के वॉरियर्स के जो लीडर होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रीपर होते हैं, उन्हें वो मेंगपो ये आदेश देती है कि किसी यूजियाओ माउंटेन पे 1000 साल पुराना ऋषि फायर अपेयर हुआ है, तुम्हें उस माउंटेन पे जाना है और उस फायर ऋषि की औषधि को लेकर के आना है। अब ये ऑर्डर मिलने के बाद जो यमराजों के देवता होते हैं उन्हें इस बात को भी याद दिलाते हैं कि 8 साल पहले तुमने उस ड्रैगन शॉट को वहां से गायब होते देखा था और अब तक यूजियाओ बाउंड्री के इर्द गिर्द भी हमें वो पवित्र तलवार नहीं देखने को मिली है। तुम्हें उस पवित्र ड्रैगन तलवार को भी ढूंढने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारे जो राइवल कंपटीटर वेंगुआन सेक्ट है उन्होंने सीक्रेटली अपने 9th वॉरियर को उस ड्रैगन तलवार को ढूंढने के लिए भेज दिया है। अब आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ये जिस सेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं ये महारानी ने ही अपने 9th वॉरियर को भेजा होता है इसी मिशन के लिए। अगर यमराज के लीडर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि वो जो 9th वॉरियर्स हैं वो एक एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं जिसमें 8 बंदे हैं और वो सभी इसी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं कि उन्हें उस ड्रैगन शॉट का पता लग जाए। आगे वो ये भी बताते हैं कि हमारे सेक्ट और उस वेंगुआन सेक्ट के बीच 8 सालों से कोई भी युद्ध नहीं हुआ है और वो काफी शांति से रह रहे हैं, लेकिन जब से उस ड्रैगन तलवार के फिर से अपीयर होने की खबर मिली है सारे चौकन्ने हो गए हैं और वो सेक्ट हमारी तरह काफी कैपेबल और पावरफुल है। सो तुम दोनों को उस ड्रैगन तलवार को सेक्ट से पहले ही ढूंढना होगा। अब आगे ये सीन यही कट होता है और हमें मास्टर और जोआना को दिखाया जाता है जो कि अब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जोआना को दिखाया जाता है जो कि अब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब यहाँ जोआना एक शानदार पोज करती है जिससे जिन्यून उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही मास्टर उसे एक ऐसी किक मारते हैं कि वो दूर जा गिरती है और उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पोज देने के लिए खड़ी रहोगी तो तुम्हारे दुश्मन जो होंगे वो तुम्हें अब तक मार चुके होते और अगर तुम्हें 10 लाइफ मिलती तो अब तक तुम 1 लाइफ गंवा चुकी होती। अब आगे जोआना फिर से खड़ी होती है और वो मास्टर पे अटैक करती है, लेकिन मास्टर उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसे एक धोबी पछाड़ देते हैं। जोआना यहाँ पे फिर से हारी जाती है और मास्टर उसे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं।
आगे मास्टर के काफी पीटने से जोआना काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, जिसपे मास्टर उससे कहने लगते हैं कि तुमने 8 साल तक यही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। आगे मास्टर यहाँ तक कह देते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतना वीक निकलोगी तो मैं 8 साल पहले वो फैसला ही नहीं करता और शायद मैं अपनी सारी स्किल को जिन्यून को ही पास ऑन करता। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिन्यून छोटा है और वो मास्टर से लगातार मार्शल आर्ट्स को सिखाने की आग्रह करता रहता है। लेकिन जैसे ही जिन्यून एक बुक को मेमोराइज करना खत्म करता था, मास्टर उसे दूसरे बुक को मेमोराइज करने का टास्क दे देते थे, ये कहते हुए कि तुमने अगर 2 घंटे में इसे पूरी तरह से याद नहीं किया तो तुम्हें आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्यून मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेट होता है और वो छुप के इन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था, जिसमें मास्टर अब जोआना को एक खास तरह के मूव को सिखाने जा रहे होते हैं जिसका नाम लोटस शॉर्ट सॉन्ग होता है। इस मूव में सारे शरीर की एनर्जी को एक जगह कलेक्ट करके ही एक सिंगल पॉइंट पे अटैक किया जाता है, जिससे उसके ओपोनेंट के सारे वाइटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब छोटी सी जोआना इस मूव को देखना चाहती थी, इसलिए मास्टर उसे एक पत्थर के पीछे छुपने को कहते हैं और वो जब ये खास तरह का मूव करके दिखाते हैं तो उस जगह पे एक बड़ा सा होल हो जाता है और वहाँ पे आसपास के जो पत्थर होते हैं वो चूरा चूरा हो जाते हैं। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर अब अपने इसी मूव का इस्तेमाल करने वाले थे, क्योंकि वो जोआना से कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया है और अगर तुम अपने इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के साथ वर्ल्ड में ट्रैवल करो तो तुम 1 सेकंड में ही मारे जाओगी और फिर मेरी ही बदनामी होगी कि मैंने अपने डिसिपल्स को किस तरह से सिखाया। इसीलिए उस बदनामी से बचने के लिए क्यों ना मैं तुम्हें आज ही खत्म कर डालूं। अब जैसे ही इसका जवाब देने के लिए जोआना अपने शॉट से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती है, मास्टर अपने एक मूव से उसकी तलवार को वहीं तोड़ देते हैं और वो अब अपने उसी खास लोटस शॉट टेक्निक का जोआना पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जिन्यून उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब जोआना वहाँ पे जमीन पे गिरती है और जिन्यून उसकी ये हालत देख के पूरी तरह से शॉक हो चुका था। अब आगे मास्टर यहाँ जिन्यून से कहते हैं कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम मुझे छुप के ट्रेनिंग करते हुए देखते रहोगे और मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और मैं यहाँ शुरू से ही जानता था कि तुम छुप छुप के हमें प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे और तुमने धोखे से इस मार्शल आर्ट्स की स्किल को सीखा है। यहाँ पे जिन्यून शॉक में होता है और बस मास्टर से एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। कि तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जोआना जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो जिन्यून से काफी ज्यादा नाराज है। उसने 2 दिन से जिन्यून से बात नहीं की है, जिसपे जिन्यून उससे कहता है कि तुम 2 दिनों से मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, क्योंकि मास्टर ने तो हमें ये साथ में जर्नी तय करने के लिए कहा है और मैंने कितना भी सोचने के लिए ट्राई किया है, मुझे इसकी वजह नहीं मिल रही है कि आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो। जिसपे जोआना उस 2 दिन पहले की बात यहाँ जिन्यून से पूछती है कि जब मैं मास्टर से फाइट कर रही थी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के खिलाफ मेरे लिए फाइट बैक करने की। अब आगे हमें उसी दिन के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्यून ये सोचता है कि जोआना मारी गई है और वो इस क्रोध में आके यहाँ अपने मास्टर से ही फाइट करना शुरू कर देता है। अब जिन्यून के इस मूवमेंट स्किल को देख करके मास्टर भी सरप्राइज रह जाते हैं और अपने फैसले पे रिग्रेट करने लगते हैं कि उस दिन काश मैंने इसे ही चूज किया होता मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन यहाँ जिन्यून भी मास्टर के आगे कहाँ टिकने वाला था। यहाँ मास्टर उसे काफी बुरी तरीके से बीट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए जोआना की तरह ही यूजलेस हो और आज मैं तुम दोनों लूजर को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। जिसपे जिन्यून फिर से अपने मास्टर के सामने उठ खड़ा होता है और उनसे फाइट बैक करने लगता है कि तभी वो देखता है कि जोआना जिंदा है और अब हमें यहाँ मास्टर की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि उन्होंने ये जानबूझ करके किया था ताकि जोआना अपने अंदर की चीन ऐसी को अच्छे से वेकअप कर पाए। जिसपे ये दोनों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं और मास्टर से कहने लगते हैं कि अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम आपके बारे में इतना गलत नहीं सोचते। जिसमें मास्टर उससे कहते हैं कि अगर मैं पहले तुम दोनों को इसके बारे में बता देता तो तुम दोनों इतना हार्ड वर्क नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो चेन एनर्जी सर्कुलेट कर रही होती है उसे ओपन करना काफी जरूरी था और इस एनर्जी को जगाना इतना आसान काम नहीं होता, और अगर तुमने इस एनर्जी को नहीं जगाया होता तो मैंने तुम पे वो जो रेयर मूव यूज किया था तुम मुझसे अब तक मारी जा चुकी होती। आगे मास्टर उन दोनों को ये भी बताते हैं कि अगर तुम दोनों के सामने मैं ये ट्रिक नहीं करता तो आज जिन्यून के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके बारे में भी मुझे खबर नहीं होती। आगे मास्टर ये कहते हैं कि जोआना मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्किल्स को सिखाया है, लेकिन यहाँ जिन्यून के जो मार्शल आर्ट्स है वो तुमसे कई ज्यादा बेटर और बेहतर हैं। अब ये सुनते ही कि जिन्यून जोआना से बेहतर है, जोआना तभी से ही उससे मुंह फुलाई बैठी है। अब मास्टर ने उन दोनों को एक खास टास्क दिया होता है जिसमें उन दोनों को उसी माउंटेन की तरफ जाना होता है जहाँ पे उन्हें एक वैली मास्टर मिलेगा और उस मास्टर ऑफ वैली को उन्हें एक खास तरह का बॉक्स सौंपना है। जिसपे ये दोनों मास्टर से सवाल पूछते हैं कि आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है।
तो मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है, बस ये उस मास्टर को दे देना, वो इसे देखते ही समझ जाएंगे। लेकिन तुम दोनों उस रास्ते पे होशियार रहना, क्योंकि काफी ज्यादा लुटेरे और बैंडिट्स उस रास्ते पे कोहराम मचाते हैं, और अगर वो तुम पे अटैक करे तो किसी भी हाल में ये बॉक्स उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ जिनयून जोआना को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ तो काफी लॉयल है, इवन वो उसका पेट है, तो वो आखिर क्यों नाराज है उससे। जिस पे जोआना उसके कान खींचते हुए कहती है कि आखिर मास्टर ने ये क्यों कहा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की स्किल मेरी मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो आखिर तुमने मार्शल आर्ट्स को कहाँ से सीखा। जिस पे जिनयून उसे सारी बात बता देता है कि जब वो और मास्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो चुपके से उन्हें देखता है और धोखे से उसने इस मार्शल आर्ट्स को सीखा है। लेकिन मास्टर को शुरू से ही पता था कि जिनयून छुप छुप के ये स्किल्स को देख रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये सीखने से नहीं रोका। अब यहाँ जिनयून उसे बताता है कि मैं मास्टर की इस हरकत से काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बचपन में कई बार आग्रह करने के बाद मास्टर ने मुझे नहीं सिखाया, और जब मैं छुप छुप के सीखने की कोशिश करता था तो ये जानते हुए भी मास्टर ने मुझे नहीं रोका, तो आखिर मास्टर चाहते क्या थे। अब ये सुनते ही जोआना वहाँ पे जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है कि मास्टर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप इतने सालों से सिखाया, फिर भी मैं तुमसे कई ज्यादा वीक हूँ, तो तुमने धोखे से जो मार्शल आर्ट्स को लर्न किया है, तुम्हारी ताकत मेरे से कई ज्यादा गुना बेहतर है, और तुमने चोरी करके इस मार्शल आर्ट्स को लर्न किया है, फिर भी मास्टर मुझे ही डांटते हैं और तुम्हें कुछ नहीं कहते। अब आगे जिनयून उसे चुप कराने के लिए वही बॉक्स निकालता है जो कि मास्टर ने उसे दिया था, और उस बॉक्स को देखते ही जोआना का मूड तुरंत ही चेंज हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ सोच रहे होते हैं कि उन्हें इस बॉक्स के अंदर देखना चाहिए कि नहीं, कि आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती है, और फिर ये उस बॉक्स को खोल के देख ही लेते हैं, तो उन्हें उस बॉक्स में एक लेटर दिखता है जिसपे एक खास तरह की मुहर लगी होती है, जिसे देख के जिनयून सोचने लगता है कि आखिर इसे कौन सा लुटेरा लूटना चाहेगा, क्योंकि जिनयून को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आ रही होती है कि अगर कोई लुटेरा या बैंडिट इन पे हमला कर देगा तो वो इसे कैसे बचाएंगे। जिस पे जिनयून उसे कहता है कि हमारे मार्शल आर्ट्स तो कई ज्यादा गुना बेहतर होंगे उन बैंडिट से, हालांकि हम आपकी जितने तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस मार्शल आर्ट्स से जिसे आपने हमें सिखाया है उससे हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे मास्टर्स वर्ल्ड में बहुत कम है। जिसमें मास्टर उसे कहते हैं कि तुम अभी मात्र कुएं से निकले हुए मेंढक हो, और इस दुनिया में कितनी ज्यादा डेंजरस प्लेसेस और ये कितनी खतरनाक है, तुम्हें ये साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जिस पे जिनयून फिर से फुसफुसाते हुए कहता है कि चाहे मास्टर की जितनी भी तारीफ कर लो, ये हमें डांटते ही रहते हैं। अब मास्टर उसकी ये फुसफुसाहट सुनने के बाद उससे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर मार्शल आर्ट्स के कितने लेवल होते हैं। जिस पे जिनयून उसे बताता है कि इनिशियल में मार्शल आर्ट्स के 3 लेवल्स होते हैं, जिन्हें फर्दर 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे टोटल 6 ग्रेड होते हैं। पहला मार्शल आर्ट होता है, दूसरा फाउंडेशन बिल्डिंग होता है, तीसरा ची गैदरिंग लेवल होता है, और इनमें हाई टू लो लेवल की रैंकिंग की जाए तो सबसे पहले आता है ग्रेट हेवन, उसके बाद मिडिल हेवन, उसके बाद स्मॉल हेवन आता है, और फिर सेकंड क्लास के भी 3 स्टार लेवल होते हैं जो कि 3 ग्रेड्स में बांटे जाते हैं, जो कि ग्रेट स्टार, मिडिल स्टार और स्मॉल स्टार होते हैं। जिस पे मास्टर उसे कहते हैं कि बस कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो कि ये सारे के सारे 6 लेवल को एक्वायर करते हैं, और जो मैंने तुम्हें ये टास्क दिया है, इस जर्नी के दौरान तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपने मार्शल आर्ट्स के किस लेवल पे हो। जिस पे जिनयून अब मास्टर से ही पूछ बैठता है कि मास्टर आप किस लेवल के किस ग्रेड पे हैं, लेकिन जैसे ही जिनयून ऊपर देखता है तो मास्टर इसका जवाब देने से पहले ही वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वे लोग अपने आगे की जर्नी तय कर रहे होते हैं और वो वैली माउंटेन पहुँचने ही वाले होते हैं, जहाँ पे जिनयून जोआना से ये पूछता है कि तुम्हारी तलवार तो टूट चुकी थी, फिर भी मास्टर ने तुम्हें ये साथ लेकर के इस जर्नी को कंप्लीट करने को क्यों कहा है। जिस पे जोआना कहती है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मास्टर ने ऐसा मुझे करने को कहा है तो मैं इसे अपने साथ लेके चलूंगी। कि तभी अचानक से एक घोड़े पे सवार लड़की तेजी से उनके बीच से गुजर जाती है, जिसकी ब्यूटी को देख के जिनयून काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध रह जाता है और सोचने लगता है कि इसकी स्मेल जब इतनी अच्छी है तो ये कमाल की खूबसूरत होगी। कि तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का पीछा कुछ मार्क्समैन कर रहे होते हैं। जैसे ही ये मार्क्समैन वॉरियर को यहाँ जिनयून और जोआना देखते हैं, उन्हें उसी जुआन मिंग सेक्ट की याद आती है कि ये तो वही वॉरियर्स हैं, और फिर ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जुआन मिंग सेक्ट वाले अगर किसी का पीछा कर रहे हैं तो वो जरूर कुछ बुरी घटना घटने वाली है, इसीलिए वो उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उस लड़की को बचा सके। अब आगे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लड़की का पीछा वही मार्क्स वाले वॉरियर कर रहे होते हैं। अब ये वॉरियर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस लड़की से उस फायर ऋषि को मांगते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुई होती है, जो कि उस महारानी की ही मेड होती है, और महारानी ने ही इसे फायर ऋषि लाने का टास्क दिया होता है। शुई उन्हें फायर ऋषि औषधि को देने से मना करती है, ये कहते हुए कि तुम लोग किसी भी हालत में मुझसे ये लूट करके नहीं ले जा सकते।
आगे हमें यहाँ उनके बीच कमाल की फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे शुई उन वॉरियर्स में से कई को मार चुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि जिन्योन और जोहाना भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ पहुँचते हैं। अब आगे हमें यहाँ फिर से उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन वॉरियर्स का जो मेन बंदा होता है वो धोखे से यहाँ शुई पे अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो जो वॉरियर होता है उसके पास से वो फायर ऋषि ले लेता है और आगे अब उस लीडर से पूछता है कि अब इस लड़के का क्या करे, जिसपे उसका लीडर उसे जवाब देता है कि ये लड़की अब तुम्हारी हुई। अब आगे हम उस मार्क्समैन को देखते हैं जो काफी गंदी नीयत से यहाँ पे शुई की तरफ बढ़ता है कि तभी वहाँ पे जिन्योन आ जाता है, जो कि अपने शॉट की एक ही स्लैश से उस वॉरियर का वही काम तमाम कर देता है। अब बारी आती है उस लीडर वॉरियर की, जो यहाँ इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जुआनमिंग सेक्ट से पंगा लेने की, जिसपे वो वॉरियर अब सोचने लगता है कि इस लड़की की तलवार काफी लंबी है और इसे निकालने में काफी टाइम लगेगा, कि तो इससे पहले कि ये अपनी तलवार निकाल दे मैं अपने छोटे से डैगर से इस लड़की को मार सकता हूँ। और ये अपनी इमेजिनेशन में वैसा ही करता हुआ सोच रहा होता है कि इसने जोआना को मार दिया है, लेकिन हम एक्चुअल में सीन ये देखते हैं कि वो लंबी तलवार तो होती नहीं बल्कि एक छोटी सी तलवार होती है जो कि बीच से कटी हुई होती है, और जोआना इसका फायदा उठाती है और उस लीडर वॉरियर को वहीं पे खत्म कर देती है, जिसपे वो लीडर ये कहते हुए मर जाता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, क्योंकि ये लंबी तलवार नहीं बल्कि एक छोटी सी डैगर निकली। अब आगे ये दोनों उस लड़की यानी शिवी को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जिन्योन को उसके पास से वही फायर ऋषि वाली औषधि मिलती है, जिसको देखते ही यहाँ जिन्योन समझ जाता है कि ये बंदे इसी को चुराने के लिए इस लड़की के पास आए थे। यहाँ जिन्योन उस औषधि के बारे में बताने लगता है कि ये कोई मामूली औषधि नहीं बल्कि 1000 सालों में एक बार ग्रो होने वाली फायर ऋषि है, जिस औषधि का यूज करके कोई बंदा मौत के मुंह से बाहर आ सकता है। मीन्स कि ये औषधि काफी रेयर है, जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, और इसका यूज हर तरह की इंजरी को हील करने के लिए होता है। जो भी इसका यूज करता है उसकी जिंदगी लंबी हो जाती है, और ये इतना ज्यादा रेयर है कि उन 10,000 स्नो लोटस से और वो उन 1000 गिनशिन जो कि मेरे कमरे में रखे हुए औषधि है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसपे जोआना उससे कहती है कि जब ये इतना ही ज्यादा पावरफुल और रेयर है तो क्यों ना हम इसे मास्टर को दे दे। जिसपे जोआना उससे कहती है कि जब ये इतना ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है तो क्यों ना हम इसे मास्टर को दे दे, ताकि वो हमारे इस अचीवमेंट के लिए हमें काफी शाबाशी दें। कि तभी हम देखते हैं कि शुई को होश आ जाता है, और इससे पहले कि वो जिन्योन पे अटैक कर पाती जिन्योन एक जोरदार किक उसे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसका मास्क हट जाता है। अब यहाँ पे शुई के आखिरी शब्द यही होते हैं कि उस फायर ऋषि को मुझे वापस दे दो। अब ये दोनों यहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि उन्होंने उस शुई को मार डाला है। अब आगे वे लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं कि अब यहाँ पे इन्हें क्या करना चाहिए, जिसपे जोआना जिन्योन से कहती है क्यों ना हम इसकी लाश को यहीं पे गाड़ दें। जिसपे जिन्योन उसे चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मैं एक प्रोफेशनल मर्डरर लग रहा हूँ जो ये सब काम डेली करता हूँ। अब आगे जिन्योन उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि शुई काफी ज्यादा बैडली इंजर्ड हुई थी और यहाँ जिन्योन के पावर्स काफी वीक होती हैं उसे बचाने के लिए। जिसपे जोआना उसे कहती है कि तुम आगे क्या सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी इसे यहाँ पे हम लोग गाड़ देते हैं। जिसपे जिन्योन उसे कहता है कि इसे गाड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा आइडिया नहीं है। अब आगे इसी तरह से बहस करते हुए यहाँ पे काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिन्योन ने अब एक कब्र खोदी है और उसमें उस लाश को गाड़ दिया है। लेकिन वो जो कब्र होती है वो उन सभी मार्क्समैन की होती है, जिसे एक ही गड्ढे में उन सभी की लाशों को जिन्योन ने गाड़ दिया था। अब आगे उन्होंने उसी फायर ऋषि का यूज करते हुए एक औषधि तैयार की होती है और इसे वो शुई को पिला देते हैं, जिससे उसे होश आता है, और होश आते ही वो यही पूछती है कि वो फायर ऋषि कहाँ है। जिसपे जिन्योन उसे बताता है कि वो अब तुम्हारे पेट में है, क्योंकि तुम मौत के कगार पे पहुंच चुकी थी और उसका यूज करके हमने तुम्हें बचाया है। तो तुम ही सोचो कि तुम्हारे लिए वो फायर ऋषि ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी जान। और इसी के साथ ही गाइस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये कि फायर ऋषि का इस्तेमाल जो कि इतना ज्यादा प्रीशियस और रेयर है, उन्होंने उसे बचाने के लिए यूज किया है। वो जिन्योन पे भड़कने लगती है। अब उसके गुस्से को देख करके जोआना से रहा नहीं जाता और उससे कहती है कि एक तो हमने तुम्हारी जान बचाई है और बजाय उसका एहसान मानने के तुम हमें ही सुना रही हो। जिस पर जिन्योन उससे अब एक सवाल पूछता है कि तुम्हारी नजरों में ह्यूमन लाइफ की ज्यादा इम्पोर्टेंस है या किसी फायर ऋषि की। जिस पे शुई उससे कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे लिए तो फायर ऋषि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे महारानी द्वारा दिया हुआ टास्क जो पूरा करना था। जिस पे जिन्योन अब सोचने लगता है कि यार ये धत्तेरी की मुझसे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। जिस पे जोआना उसे बताती है कि हमने तुम्हें बचाने के लिए उस फायर ऋषि को पूरा का पूरा तुम्हें खिला दिया है, और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि किसी को बचाना क्राइम है तो अभी के अभी उस फायर ऋषि को अपने पेट से निकाल लो, और ऐसा अगर नहीं होता तो उस गिल्ट को खत्म करने के लिए तुम अपने आप को ही मार लो, यानी कि सुसाइड कर लो।
अब सुई के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है कि इतने में ही अब इन दोनों के ऊपर ज़ुआंग मिंग सेक्ट वाले फिर से हमला करते हैं, क्योंकि वो भी उस फायर ऋषि को ढूंढते हुए इस माउंटेन पे आए थे और अब इनका सामना उन्हीं दोनों ग्रिम रीपर से होता है। अब जैसे ही ये दोनों उसे देखते हैं, उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि किस तरह से इन ग्रिम रीपरों ने उनके फैमिली मेंबर्स को मारा था। अब आगे उस ग्रेव को देखते ही ब्लैक रीपर उससे पूछता है कि क्या तुमने हमारे आदमियों को मारा, और अगर तुम्हारे पास वो फायर ऋषि है तो हमें दे दो, तो हो सकता है कि तुम्हें हम आसान मौत दें। आगे व्हाइट रीपर उससे कहती है कि अपने एल्डर्स को खबर कर दो ताकि वो यहाँ पे आके तुम्हारी बॉडीज को कलेक्ट कर सकें। अब इसी तरह की यहाँ पे और कई सारी डायलॉग बाजी होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ज़ुआना है उनसे इनकी बकवास सही नहीं जाती और वो उस व्हाइट रीपर पे हमला कर देती है, जिसपे वो व्हाइट रीपर उसके हर एक अटैक्स को आसानी से डॉज करते हुए उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है कि लगता है कि मैंने तुम्हारे किसी रिश्तेदार को मारा है, इसीलिए तुम इतना एग्रेसिव हो रही हो। अब आगे वो गेस करने लगती है कि कहीं वो तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर या मदर तो नहीं, लेकिन जब वो फादर कहती है तो यहाँ ज़ुआना से नहीं रहा जाता और वो उस पे अटैक करने लगती है, जिससे वो व्हाइट रीपर समझ जाती है कि उसने उसके फादर को ही मारा होगा। अब आगे वो कहती है कि अगर वो तुम्हारा फादर है तो मुझे वो भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो अनगिनत लोगों को मारा था, अब मैं किसको किसको याद रखूं कि कौन किसका बाप और भाई था। अब इधर दूसरी तरफ हम ब्लैक रीपर को देखते हैं, जो ज़ुआना की तलवारबाजी को देख करके समझने की कोशिश करता है कि इस कला को उसने आखिर कहाँ देखा था। कि इतने में यहाँ जिन्हों समझ जाता है कि अगर ज़ुआना की मार्शल आर्ट्स स्किल के बारे में इसको पता चल गया तो ये जान जाएगा कि हमारे मास्टर यांग हैं, और अभी जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उस ब्लैक रीपर पे अटैक कर देता है। इधर हम ज़ुआना की फाइट को देखते हैं कि अब वो ब्लैक रीपर समझ चुकी थी कि उसने ज़ुआना के फादर को ही मारा है, इसीलिए अब वो उसी की तलवार उठाती है और ज़ुआना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, ये कहते हुए कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास नर्क पहुंचा दूंगी। और इससे पहले कि वो ज़ुआना पे अटैक कर पाती, जिन्योन ये देख लेता है और अपने शॉट से उस पे अटैक करता है। कि इतने में ही जब वो ब्लैक रीपर जिन्योन पे अटैक करने बढ़ता है, जिन्योन उसी खास टेक्निक को यूज करता है जो कि छुप के उसने मास्टर को करते हुए देखा था। ये टेक्निक लोटस शॉर्ट सॉन्ग की टेक्निक होती है, जिसका अटैक काफी ज्यादा भयानक और पावरफुल होता है, और इस टेक्निक के अटैक से वो जो ब्लैक रीपर होता है वो समझ जाता है कि ये अंकल यांग की टेक्निक है और ये दोनों हो सकता है कि उसी के डिसिपल हैं। अब ये दोनों जो ग्रिम रीपर होते हैं वो अंकल यांग के बारे में सोचते ही यहाँ पे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, ये कहते हुए कि हमारा तुम दोनों से मैच नहीं है और हम फिर से वापस आएंगे तुमसे फाइट करने के लिए, लेकिन अगर तुम बच पाओगे 12 घंटे के अंदर तो, क्योंकि हमारा ताबूत वाला जहर तुम्हारे हाथ में अब चढ़ चुका है। अब ये जो ग्रिम रैपर होते हैं इन पे जो अटैक करता है वो अपने जहरीले ताबूत वाले पॉइजन पे इन पे धोखे से अटैक करते हैं, इसीलिए अब जिन्योन के पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय होता है। आगे ये दोनों ग्रिम रीपर वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि वो दोनों वापस आएंगे और इस बार ज़ुआन मिंग सेट की एक बड़ी फोर्स लेकर के आएंगे अगर तुम जिंदा बच गए तो। अब जिन्योन ये जानता था कि वो अपनी जितनी ज्यादा एनर्जी यूज करेगा ये जहर उतनी तेजी से उसके शरीर में फैलता जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि कोई छुपने की जगह ढूंढकर वो अपना इलाज करे। इसीलिए वे दोनों अब एक सराय में रुकते हैं जहाँ पे जिन्योन की हालत अब और खराब होती जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो ज़ुआना को इसका इलाज बता देता है कि उसे बस चिपचिपे चावल चाहिए। अब जैसे ज़ुआना चावलों को खरीदने के लिए अपना वॉलेट ढूंढने लगती है, उसे पता चलता है कि फाइट के दौरान उसका वॉलेट ही कहीं गुम गया है। अब उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, इसीलिए उसे अपनी टूटी हुई तलवार ही बेचनी पड़ती है, लेकिन कोई भी खरीदार उस टूटी हुई तलवार को नहीं लेना चाहता था। लेकिन वो एक रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाती है और उससे काफी आग्रह करने के बाद वो उसकी टूटी हुई तलवार को खरीद लेता है। इसके बदले में वो उसे मात्र 2 सिक्के देता है और वो उन 2 सिक्कों से चावल खरीद लेती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने मरते हुए दोस्त की कही हुई बात को याद करते हैं कि अब इस जिन्योन का दुनिया में कोई भी नहीं बचा है और उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और अपनी फैमिली में से सिर्फ यही बच्चा बचा है और इसकी असलियत किसी को भी ना पता चल पाए, क्योंकि इसे भविष्य में बहुत बड़े काम करने हैं। अब आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम ज़ुआन मिंग सेक्ट की मेंगपो को देखते हैं। यहाँ पे उसे सारी खबर बताई जाती है कि उनके हाथों से अब फायर ऋषि निकल चुका है, इसीलिए मेंगपो अपने यमराजों के लीडर से पूछती है कि अब उन ग्रिम रीपरों को क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने बताए हुए काम को पूरा नहीं किया और वो सिर्फ बहाना लगा रहे हैं। इसीलिए वो दोनों यही डिसाइड करते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे हमसे झूठ बोले। इसीलिए मेंगपो ये डिसाइड करती है कि हमें पिछले 8 सालों से उस ड्रैगन तलवार के बारे में कोई क्लू नहीं मिला है और अब वो इस ग्रिम रीपरों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब अपने काम को करने के लायक नहीं रहे।
इसीलिए मेंगपो अब उस घटना को रीचेक करने के लिए किसी और को भेजेंगी। अब इतना कुछ इनके सेक्ट में घट चुका होता है, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि इस सब घटना की खबर उन्हें एम्परर मिंग को दे देनी चाहिए, जो कि एकांत में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। लेकिन मेंगपो अभी इस बात को एम्परर को बताने के लिए मना करती है और ये डिसाइड करती है कि उन्हें सबसे पहले यंजुन नामक किसी खतरनाक वॉरियर को लेटर भेजवा दो, ताकि वो उस सिटी में पहुंच जाए जहाँ पे ग्रीम रीपर्स हैं। अब यंजुन जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमें आगे कहानी में पता चलेगा। जिस पे यमराजों के लीडर यहाँ मेंगपो से पूछते हैं कि इतने छोटे से काम के लिए यंजुन को भेजना सही बात नहीं होगी। तो मेंगपो उसे बताती है कि जो हमारे लोगों ने सिटी के बाहर इतना बड़ा जो कांड किया है, इससे जो हमारे दो राइवल सेक्ट हैं, पहला तो वो वेंगवान सेक्ट और दूसरा हुयुन सेक्ट, ये दोनों ही चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी तरह उस ड्रैगन तलवार के पीछे पड़े हैं। इसीलिए यंजुन जा करके इस मामले को वहीं रफा दफा कर देंगे और ग्रीम रीपरों ने जो हमें सूचना दी है वो अगर सच नहीं हुआ और किसी तरह का बहाना हुआ तो यंजुन से कह दो कि वो उनका वही खात्मा कर दे। जिस पे यमराज के लीडर मेंगपो से कह रहे होते हैं कि क्यों ना हमें भी वहाँ पे साथ चल के इस मामले को खत्म करना चाहिए। जिस पे मेंगपो उनसे कहती है कि हमारे एम्परर अभी कड़ी तपस्या कर रहे हैं और तुम दोनों का काम है कि हमारे ज़ुआनमिंग सेट के हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इसीलिए तुम लोग अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़ करके नहीं जा सकते। आगे हम मेंगपो को देखते हैं जो अपने आदमियों को ये ऑर्डर देती है कि यंजुन को इस मामले के तहत एक जाने से पहले उन ग्रीम रीपरों को एक और मौका दिया जाता है। उन्हें कह दो कि एक बहुत बड़ी फोर्स उनकी मदद के लिए भेजी जा रही है, लेकिन इस बार वो अपने काम को करने में फिर से फेल हुए तो फिर उनकी जान लेकर के इस हरजाने को पूरा किया जाएगा। अब आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुई को दिखाया जाता है, जो महारानी को जाके ये इन्फॉर्म करती है कि उसके हाथों से भी फायर ऋषि जा चुका है और उस फायर ऋषि को उस बंदे ने मुझ पे ही यूज कर लिया है, क्योंकि मैं बुरी तरीके से इंजर्ड थी और उसने ऐसा मेरी जान बचाने के लिए किया और उस समय मैं अनकॉन्शियस थी, इसीलिए उसे रोक नहीं पाई। जिसमें महारानी उसे कहती है कि जब ऐसी ही बात थी तो तुमने होश आने पर उस बंदे को वहीं अपनी तलवार से क्यों नहीं खत्म किया, कहीं तुम्हें उस पे दया तो नहीं आ गई क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई। जिस पे शुई ये बहाना बना देती है कि जब मैं होश में आई तो मेरी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी, इसीलिए मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाई। इसीलिए महारानी उसे पनिशमेंट देने के लिए एक ऐसी आइस गुफा भेज देती है जहाँ पे रह के वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जुआना को दिखाया जाता है, जिसने चावलों को तो खरीद लिया था और अब वो जिन्यून का इलाज करने के लिए आगे जा ही रही होती है कि तभी उसे एक भीड़ दिखती है। अब जैसे ही वो उस भीड़ के पास पहुंचती है, हमें इस सीरीज का हमारा सेकंड मेन लीड दिखता है। अब इस बंदे का नाम यूजे होता है। ये काफी चुलबुला और इनोसेंट बंदा है, लेकिन जब वो जुआना से मिलता है उसने काफी पी रखी होती है और वो सीधा जुआना से टकरा जाता है। यहाँ नशे की हालत में यूजे जैसे ही जुआना को देखता है उसे एक सेकंड में ही प्यार हो जाता है और वो फिर जुआना को डियर के अलावा कुछ नहीं कहता। यहाँ वो जुआना को उसे अपने साथ ले जाने को कहता है और इन दोनों के यहाँ पे इसी तरह आपस में काफी लंबी बहस चलती है और इन दोनों की केमिस्ट्री हमें कमाल की यहाँ दिखाई जाती है। जिस पे हम यूजे को देखते हैं कि वो जुआना के पीछे पैर धो के पड़ जाता है और वहाँ पे कई सारी भीड़ इन दोनों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। यहाँ जुआना बार बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूजे इसे चिपक जाता है। इसे देख करके पूरी भीड़ यहाँ जुआना को ही क्रिटिसाइज करने लगती है कि ये बंदा कितनी इनोसेंट तरीके से इस लड़की को प्रपोज कर रहा है, लेकिन ये लड़की तो काफी रूडली से झटक दे रही है। आगे जुआना यूजे को ये कहते हुए फिर से झिड़क देती है कि उसे एक पेशेंट का इलाज करने जाना है, जिस पे यूजे उसे बताता है कि ये तो अच्छी खासी कोइंसिडेंस हो गई, क्योंकि मैं भी मेडिसिन की जानकारी रखता हूँ और अगर तुम मुझे अपने साथ ले चली तो मैं तुम्हारे उस पेशेंट का इलाज कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जुआना इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि यूजे ने जो अभी जुआना ने चावल खरीदे थे उसी में ही उसने उल्टी कर दी होती है। अब ये देखते ही जुआना यहाँ पे जोर से चिल्लाती है, क्योंकि अब सारे चावल बर्बाद हो चुके थे। अब अगले सीन में हमें उन्हीं दोनों ग्रिम रीपरों को दिखाया जाता है। जिनके पास उनके बंदे पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पूरी सिटी की छानबीन कर ली है, लेकिन वो दोनों डिसिपल्स अभी तक नहीं मिले हैं। ये बात सुनते ही वो अपने ही बंदों को पीटता है, जिस पे उसकी सिस्टर वो व्हाइट रीपर उसे समझाती है कि वो दोनों हमारे हाथों से बच के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें से एक तो यूजलेस है और दूसरा सीरियसली इंजर्ड है, इसीलिए वो ज्यादा दिनों तक तो इस सिटी में छुप के नहीं रह सकते। इस पे ब्लैक रिपर उसे बताता है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि अगर इस घटना के न्यूज उस वेंगवान सेक्ट और हुयुन सेक्ट के बीच में पहुंच गई तो फिर मेंगपो इन दोनों को नहीं छोड़ेंगी।
इसीलिए वो अपने बंदों को अब ये ऑर्डर देता है कि तुम्हें मात्र एक और दिन का समय दिया जाता है। उन दोनों डिसिपल्स का पता तुम्हें ढूंढना होगा क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अंकल यांग तक पहुंचेंगे और एक बार अंकल यांग के मिल जाने से वो ड्रैगन तलवार कहाँ है इसके बारे में भी हमें मालूमात मिल जाएगी, क्योंकि अंतिम बार उस ड्रैगन तलवार को उन्हीं के हाथों में देखा गया था। कि इतने में वहाँ पे एक और सर्वेंट आता है जो उन्हें बताता है कि मिंगपन ने इस पूरे मामले की घटना की जांच करने के लिए यांगजुन को भेजा है। अब जैसे ये दोनों ग्रीम रेपर यांगजुन का नाम सुनते हैं, ये दोनों थर-थर कांपने लगते हैं और उस यांगजुन के सामने माफी मांगने के लिए झुक जाते हैं। जिसपे यांगजुन उससे पूछता है कि तुम दोनों ने ड्रैगन तलवार के बारे में पता लगाया है कि नहीं, जिसपे ब्लैक रिपर उसे जवाब देता है कि वो पवित्र तलवार अभी भी अंकल यांग के ही हाथों में है। जिसपे यांगजुन के ये पूछने पर कि तो फिर मास्टर यांग कहाँ है, ब्लैक रिपर उसे बताता है कि हमें मास्टर यांग तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसी सिटी में ही हमें उनके 2 डिसिपल्स मिले हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए मैंने अपने आदमियों को तो लगा दिया है और उनके मिलते ही हमें अंकल यांग का भी पता चल जाएगा। जिसपे यांगजुन उनकी क्लास लेते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाता है, ये कहते हुए कि मतलब कि तुम दोनों ने अब तक यहाँ पे कोई मतलब का काम नहीं किया है। जिसपे व्हाइट रिपर यहाँ पे एक्सक्यूजेस देते हुए बताने लगती है कि हमने यहाँ पे कड़ी मेहनत की है जुआन मिंग सेक्ट के लिए, लेकिन इस बार हम थोड़े स्लो क्या हो गए कि मेंगपो ने इस मामले के तह तक जाने के लिए यहाँ पे आप जैसे यांगजुन को ही भेज दिया। अब ये सुनते ही यांगजुन इस पे पूरी तरह से क्रोधित होते हुए यहाँ पे उस व्हाइट रिपर पे ही हमला कर देता है, ये कहते हुए कि एक तो तुम्हारे हाथों से वो फायर ऋषि जा चुका है और अब तुम्हारे पास उस मास्टर यांग का भी कोई अता पता नहीं है जिसके पास उस ड्रैगन तलवार होने की खबर है, और 20 से ज्यादा हमारे आदमी यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और साथ ही जो हमारे राइवल सेक्ट है उन्हें इस घटना के बारे में पता चल गया तो वो भी ड्रैगन तलवार के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। और तुम दोनों यहाँ पे कहते हो कि तुमने कड़ी मेहनत की है, जबकि तुमसे मात्र 2 मामूली से डिसिपल्स को पकड़ा नहीं गया, और हेडक्वार्टर से मुझे ये डायरेक्ट ऑर्डर आया है कि अगर तुम दोनों ये टास्क को करने में दोबारा से नाकाम रहे तो तुम दोनों को यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अब इस पे जो ब्लैक रिपर होता है वो यहाँ पे अपनी बहन के लिए दया की भीख मांगने लगता है, ये कहते हुए कि हमने उन 2 डिसिपल्स को पकड़ने के लिए पूरी तरह से जाल बिछा दिया है और वे दोनों इस सिटी से बाहर बच के नहीं जा सकते। कि इतने में वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उन दोनों डिसिपल्स का पता चल चुका है। और इसी के साथ ही गाइस ये इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अब अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्यून की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने यूजे को देखता है, जिसे लगता है कि वो जुआना को मॉलेस्ट कर रहा है। इसीलिए जिन्यून यहाँ बिना सच्चाई जाने यूजे की खूब कुटाई करता है। कि इतने में यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम उन सभी को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं, जहाँ पे जुआना कल रात आखिर क्या हुआ था ये इन दोनों को बता रही होती है कि किस तरह यूजे ने उसके चावलों की पोटली पे वॉमिटिंग कर दी होती है। इसका कॉम्पनसेशन के लिए वो जुआना के साथ चलने को कहता है, लेकिन जुआना उस भीड़ के सामने चीखते हुए ये मना कर देती है कि इस लड़के के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। इवन यहाँ पे वो यूजे को एक जोरदार किक भी लगाती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यूजे शराब के नशे में जुआना को फॉलो करते हुए उसके कमरे तक आ जाता है। तभी वो जुआना के प्रेशर पॉइंट को हिट करता है, जिससे वो स्टैचू बन जाती है और आगे कमरे में जाते ही उसे जिन्यून अधमरी हालत में दिखता है। अब यहाँ पे यूजे जुआना से कहता है कि लगता है तुम इसी पेशेंट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पे काफी लकी हो क्योंकि अभी अभी मैंने 1 किलो चिपचिपे राइस से बना हुआ वाइन पिया है, तो मैं इसके कॉफिन वाले पॉइजन को आसानी से डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ। आगे हम यूजे को देखते हैं जो कि जिन्यून को हील करने लगता है और फिर उसे हील करने के बाद वो जुआना की तरफ बढ़ता है। अब यही सीन जिन्यून सुबह सुबह देखता है, जिसके कारण वो यूजे की खूब पिटाई करता है। अब आगे हमें वापस से रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआना यूजे से उसका इंट्रोडक्शन पूछती है, जिसपे वो अपना नाम यूजे जीफान बताता है और बताता है कि उसके मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा पुअर हैं, इसीलिए वो अपनी फैमिली और सेक्ट का नाम लेकर उन्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहता। अब इस बहाने से वो अपनी आइडेंटिटी छिपा देता है कि उसकी फैमिली उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट है और वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया है, इसलिए उसने अपने घर को त्याग दिया है। और कल रात वो काफी ज्यादा उदास था और अपनी इसी उदासी को दूर करने के लिए उसने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पी थी, इसीलिए शराब पीने के बाद उसे आगे क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। कि इतने में वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि जुआना की तलवार की मयान यहाँ पे लाया था और वो उन्हें बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सभी को उसी स्टोन ब्रिज के पास पहुंचना होगा क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अब उस सर्वेंट के इतना कहते ही हम देखते हैं कि कोई इस पे हमला करता है और वो सर्वेंट वहीं मारा जाता है, लेकिन इसके वेपन को देख करके वो सभी भाप जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जुआन मिंग सेक्ट के लोग ही हैं, जो कि अब इन दोनों का पता लगा चुके होते हैं।
अब आगे सीन कट होता है और हम इन तीनों को उसी स्टोन ब्रिज के पास देखते हैं जहाँ पे कहानी शुरू हुई थी। अब आगे उस ब्रिज पे एक जुआन मिंग सेक्ट के कई सारे मार्क्स वॉरियर के साथ वो दोनों ग्रिम रीपर भी पहुंचते हैं और साथ ही यहाँ पे उनके साथ वो यांजुन भी पहुंचता है। अब यहाँ पे यांजुन उन्हें धमकी देता है कि उन तीनों में से जो भी मास्टर यांग का डिसिपल है वो सामने आ जाए। अब आगे हम जुआना को देखते हैं जो उनसे अपनी टूटी हुई तलवार मांगती है, लेकिन यहाँ यूजे को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये दोनों कौन है। यहाँ यूजे ये सोच के कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये जुआना और जिन्यून कौन है जिनसे डील करने के लिए जुआन मिंग सेक्ट के इतने सारे वॉरियर्स आए हैं। इवन कि उन्होंने अपने सबसे तगड़े वॉरियर यांजुन को भी भेजा है, जिस पे जिन्यून के ये पूछने पर कि आखिर ये यांजुन कौन होता है, यूजे उसे बताता है कि जुआन मिंग सेक्ट में सारे मास्टर्स को उनके स्ट्रेंथ के अनुसार हाई टू लो में रैंक किया गया है और जुआन मिंग सेक्ट का जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है वो उसी सेक्ट का एम्परर मिंग है, जिसके बारे में हमें पहले पता चल चुका है कि एम्परर मिंग कोई घोर तपस्या कर रहे हैं किसी एकांत जगह पे जाके। और उस एम्परर के एब्सेंस में यहाँ जुआन मिंग सेक्ट को संभालने वाली सेकंड लीडर आती है, वो बुड्ढी मेंगपो। इसके बाद 2 यमराजों के लीडर आते हैं जिन्हें प्रीटर फायर और प्रीटर वाटर कहा जाता है। ये उस पूरे जुआन मिंग सेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं और इसके बाद के रैंक में यही यंजुन आते हैं। टोटल जुआन मिंग सेक्ट में ये 5 यंजुन हैं और ये सभी आपस में ब्रदर है। जो हमसे यहाँ पे डील करने आया है ये उन सभी यंजुन में सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल का है। अब आगे जिन्यून ये सुनते ही उन ग्रिम रीपर्स के बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो जिस पे यूजे बताता है कि ये ग्रिम रीपर्स सिर्फ मामूली प्यादे हैं जिन्हें तुम छोटे मोटे आलू जैसे समझ सकते हो। इनका काम सिर्फ अपने मास्टर से ऑर्डर लेना होता है और बाकी ये अपना कुछ रैंक नहीं रखते। जिस पे यहाँ जिन्यून उस यंजुन से पूछता है कि क्या तुम इन दोनों ग्रिम रीपर्स के लीडर हो, तो इन दोनों ने जो हमारे साथ किया है इसका हर्जाना तुम्हें भी भुगतना होगा। अब जैसे ही जिन्यून उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, यूजी उसे रोक देता है ये कहते हुए कि तुम अभी अभी अपनी इंजरी से हील हुए हो, इसीलिए तुम्हारी जगह पे मैं यहाँ फाइट करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से इस यंजुन के बारे में सुन रखा था। इसके पास एक खास तरह की फ्लेम ड्रैगन पाम की टेक्निक है जिसका मुकाबला वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता और मैं इसकी इसी टेक्निक को आजमाना चाहता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि यूजे उस यंजुन से फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पे यूजे की पावर काफी ज्यादा वीक होती है, इसीलिए जैसे ही जिन्यून उसकी हेल्प करने को आगे बढ़ता है उसका रास्ता वो दोनों ग्रिम रीपर्स ये कहते हुए रोक देते हैं कि तुम उन्हें फाइट में डिस्टर्ब मत करो और अगर तुम्हें लड़ना है तो हमसे आके लड़ो। आगे हम उस स्टोन ब्रिज के ऊपर एक जबरदस्ती फाइट को देखते हैं जहाँ पे यूजे जानबूझ करके उस यंजुन पे ऐसे अटैक कर रहा था कि वो अपनी फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर हो जाए। अब ऐसा करने के लिए वो अपने खास वेपन से उस पे अटैक करता है, जिसके कारण वो यंजुन अपनी फ्लेम पाम की टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे के सारे वेपन्स वहीं हवा में रुक जाते हैं। अब आगे इस टेक्निक को देखते ही वहाँ यंजुन पता नहीं क्या सोचता है और अपने सारे आदमियों को वहाँ से वापस चलने को कहता है। अब ये देख के जुआना काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी ये यंजुन यहाँ से वापस क्यों चला गया। जिस पे यूजे उन्हें बताता है कि इन्होंने अभी हार नहीं मानी है, ये फिलहाल के लिए यहाँ से गए हैं और अभी हमारे लिए मुसीबत टली नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेंगपो होता तो मैं मुकाबला करने के लिए यहाँ पे एक यंजुन नहीं बल्कि उन 5 यंजुन को साथ में भेजता और इनके वापस जाने का बस एक ही कारण है कि ये दोबारा से हम पे अटैक करने जरूर आएंगे और उस बार उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। अब जुआना तो यहाँ यूजे के उस वेपन को देख करके पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है उस पे। जैसे वो यूजे के उस वेपन को टच करना चाहती है, यूजे उसे मना कर देता है और बताता है कि इस वेपन पे काफी खतरनाक जहरीला पदार्थ लगा है, जिसके मात्र एक चुभन से ही तुम्हारी जान यहीं के यहीं चली जाएगी। आगे यूजे उन्हें ये सलाह देता है कि सिटी में जाना अभी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जुआन मिंग सेक्ट ने अपने कई सारे जासूस वहाँ पे लगा रखे हैं, इसीलिए वो ऐसी जगह जाने का डिसाइड करते हैं जो कि सिटी से काफी दूर हो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम उसी यंजुन के अड्डे को देखते हैं जहाँ पे व्हाइट रिपर उस पे भड़क रही होती है ये कहते हुए कि जब तुम उस लड़की को मार सकते थे तो क्यों नहीं मारा, और तुम्ही ने तो कहा था कि अगर हम अपने इस मिशन में फेल हो गए तो हम दोनों की जान जा सकती है, तो आखिर हम उन तीनों से बिना फाइट किए वापस क्यों आ गए। जिस पे यंजुन उसे कहता है कि तुम दोनों मात्र मेंगपो के एक पालतू कुत्ते हो जिसे मारने के लिए मुझे उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब आगे यंजुन वहाँ से वापस आने का रीजन उन्हें बताता है कि तुमने शायद उस लड़के के फाइन वेपन को नहीं देखा, क्योंकि वो फाइन वेपन किसी न किसी तरह से उसे वेंगजुआन सेक्ट से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि अब इस पूरे मामले के बारे में वेंगजुआन सेक्ट को पता चल चुका है और उस लड़की की स्किल को देख के लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। जिस पे ब्लैक रीपर उससे पूछता है कि कहीं ये वेंगजुआन सेक्ट के द्वारा भेजे गए उन 10 मेन में से तो एक नहीं।
जिनको सिर्फ उसी ड्रैगन तलवार को ढूंढने का मिशन दिया गया है, जिस पे येंजुन उनसे कहता है कि वो विंगजुआन सेक्ट के उन 10 मेंस के सभी ग्रुप्स को पर्सनली जानता है और वो बंदा उनमें से एक नहीं है। और मेरे वहाँ से वापस आने का बस यही रीजन था कि अब तक जो जुआन मिंग सेक्ट और विंगजुआन सेक्ट जो इतने सदियों से काफी शांति के साथ अलग अलग जी रहे थे, और उनके बीच अगर शांति का समझौता इस तरह से टूट गया तो मिंगपो हम सभी को मार डालेंगी। इसीलिए हमें सबसे पहले इस मामले को मिंगपो तक पहुंचाना होगा और वहां के हेडक्वार्टर से आदेश आने का इंतजार करना होगा, और हेडक्वार्टर से मिले ऑर्डर के अनुसार ही हम अपना अगला कदम डिसाइड करेंगे। अब उसके इस फैसले से यहाँ ये जो दोनों ग्रिम रैपर रहते हैं वो काफी निराश होते हैं। यहाँ जो व्हाइट रिपर होती है वो उस ब्लैक वाले को कायर कह रही होती है, जिसपे हम देखते हैं कि उस ब्लैक रिपर के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है, वो अपनी कुछ और ही षड्यंत्रकारी रचनाएं सोच रहा होता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम एक ईगल को देखते हैं जो कि मिंगपो की चिट्ठी उन बाकियों को 4 येंजुन के पास पहुँचा देती है। अब इनमें से जो सबसे पावरफुल येंजुन होता है उसे हमें दिखाया जाता है, जो कि काफी डेंजरस होता है और उसकी एक अपनी अलग गिरोह होती है। यहाँ पे उस लेटर में मिंगपो ने आदेश दिए होते हैं कि वो बाकी के 4 येंजुन को लेकर के उस सिटी में जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि वो वहाँ पे उस मास्टर यांग का पता लगा सके जिसके पास पिछली बार वही ड्रैगन तलवार देखी गई है। अब अगले सीन में हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि सिटी से दूर कहीं एक सराय में ठहरे हुए थे। यहाँ पे बैठ के वो इसी बात की डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जुआन मिंग सेक्ट द्वारा अगर और भी ज्यादा आदमी भेजे जाए तो उन सबका मुकाबला ये कैसे करेंगे, और हमारे पास बस उनसे बचकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिस पे यूजे उन्हें ये सलाह देता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो इसके बारे में जुआन मिंग सेक्ट को पता नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सारे आदमियों को तितर बितर फैलाएंगे, जिसके कारण उन्हें तुम्हें ढूंढने में काफी समय लग जाएगा। जिस पे जुआना यहाँ कहती है कि अगर हम तीनों साथ में मिलकर उनका मुकाबला करें तो उन्हें हराना आसान होगा। अब ये बात सुन के यहाँ यूजे उनसे पूछता है कि मुझे तो पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि मुझे कहीं और जगह जाना है। जिस पे जिन्युन उसे बताता है कि उसके मास्टर ने उन्हें एक ऑर्डर दिया है, जिसके कारण उन्हें एक खास तरह के लेटर को माउंटेन वैली में किसी मास्टर के पास पहुँचाना है। अब उस माउंटेन वैली का नाम सुनते ही यहाँ पे यूजे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी वहीं जाना होता है। अब तीनों के यहाँ पे एक ही मंजिल होती है और इन तीनों के बीच आपस की बॉन्डिंग काफी अच्छी बन जाती है। इसी समय हम यूजो को देखते हैं जिसे शराब की स्मेल आते ही उससे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो अपने स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए बोतल पे बोतल वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर देता है। अब ये दोनों यहाँ पे इतने ज्यादा पी चुके होते हैं कि जिन्युन वहाँ पे बेहोशी के मारे गिर जाता है। अभी आगे हम यूजे को देखते हैं जो कि पीना कंटिन्यू रखता है और यहाँ पे फिर से वो नशे की हालत में जुआना को डियर कह के पुकारने लगता है। इवन कि वो नशे की हालत में इतना ज्यादा धुत हो जाता है कि उसके पास आकर के उसे किस करने की कोशिश करता है। जुआना उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, ये कहते हुए कि जिन्युन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी यूजे जिन्युन को धक्का देते हुए कहते हैं कि ये क्या मुझे रोकेगा जो खुद बेवड़ा बन के लेटा हुआ है। अब आगे हम यूजे को देखते हैं जो जुआना को किस करने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई उसे उठाता है और इसी खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब अगले सीन में हमें विंगजुआन सेक्ट के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके बंदे आकर के बताते हैं कि वो यंग मास्टर को ढूंढने में नाकाम रहे। अब यहाँ पे यंग मास्टर ये यूजे के बारे में ही कह रहे होते हैं, तो होली लॉर्ड अपने 2 मेन बंदों को उस यंग मास्टर को ढूंढने के लिए कहता है और ये भी ऑर्डर देता है कि वो सही सलामत उसे वापस यहाँ लेकर के आए। जिस पे सर्वेंट उनसे कहता है कि वे लोग जिन्होंने यंग मास्टर को यहाँ से भागने में मदद की है और उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है, उसकी पनिशमेंट क्या है। जिस पे होली लॉर्ड उन्हें ये आदेश देता है कि उन सभी सर्वेंट को एग्जीक्यूट करने का आदेश दे दो जो अपने यंग मास्टर की अच्छे से सुरक्षा नहीं कर पाए। उन सभी को मारने के लिए होली ड्रैगन के आगे सेक्रीफाइस कर दो, ताकि इस पनिशमेंट को दूसरे सर्वेंट हमेशा याद रखें। अब आगे हम उन सभी व्हाइट मार्क्स वाले सर्वेंट को देखते हैं जिन्हें कुएं में ढकेल दिया जाता है और वे उन सभी स्नेक्स का चारा बन जाते हैं। आगे हमें वापस से जुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां अभी भी यही डिस्कशन चल रहा होता है कि इस मामले के बारे में उन्हें एम्परर मिंग को बताना चाहिए कि नहीं। जिसपे मेंपो यहाँ एम्परर को नहीं बताने का आदेश देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो बाकी के 4 येंजुन को इस मामले के तह तक जाने के लिए भेजा है वे सारे इस मामले को आसानी से रफा दफा कर देंगे बिना उस विंगजुआन सेक्ट के जाने। और अगर विंगजुआन सेक्ट उनके रास्ते में आते हैं तो अपने लक्ष्य उस ड्रैगन तलवार को पाने के लिए वो अपने शांति समझौते के भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजू को लगता है कि वो जुआना के साथ लेटा है और उसे ही वो डियर कह रहा होता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने साथ 2 ऐसी औरतों को देखता है
जो कि औरत कम और बदसूरत आदमी ज्यादा लग रहे होते हैं। यहाँ पे यूजी उन्हें देख करके पूरी तरह से घबरा जाता है और बस उसके दिमाग में तभी से ही एक ही बात चल रही होती है कि कहीं इन दो मर्द जैसे दिखने वाली औरतों ने उसे मॉलेस्ट तो नहीं किया है। कि अब इसी भयानक सिचुएशन में जुआना और जिन्यून भी उस कमरे में आते हैं, जो ये देख के है सरप्राइज रह जाते हैं कि यूजी के तो कुछ अलग ही शौक हैं। अब यहाँ यूजी उनसे पूछ रहा होता है कि कल रात मैंने लगता है फिर से पी, और फिर पीने के बाद मुझे फिर से कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। जिस पे जुआना कहती है कि मैं बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। तुमने पिछली बार की तरह ही पी करके मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। कि तभी ये दोनों बंदे आ जाते हैं और ये दोनों अपना दिल तुम पे हार जाते हैं। ये दोनों वहाँ से तुम्हें ले जाती हैं, ये कहते हुए कि तुम ही इनके अगले हस्बैंड बनोगे। उसके बाद रात में इस कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदी कम बंदे जो होते हैं वो जबरदस्ती यूजे को खिला पिला रहे होते हैं, ये कहते हुए कि हमारा हस्बैंड तो काफी कमजोर हो गया है। अब यहाँ इस सीन को देख करके दोनों जुआना और जिन्यून मजे ले रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बेचारा यूजे तो वहाँ रो रहा है और बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर कल रात क्या हुआ। अब उससे तो रहा नहीं जाता, वो जोर से चिल्लाते हुए उन दोनों बंदों से पूछ बैठता है कि आखिर कल रात तुम दोनों ने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। जिसपे वो दोनों ही हंसने लगती हैं, ये कहते हुए कि कल रात तुम ही ने हम दोनों को डियर कह के पुकारा और कल रात जो तुमने हमसे वादा किया था उसके पीछे हट रहे हो। जिसपे ये सुनते ही जुआना काफी चिढ़ जाती है कि यूजी उन दोनों को डियर कह रहा था क्योंकि वो भी दिल में कहीं न कहीं यूजी को पसंद करने लगी थी और उसे यहाँ जलन हो रही होती है। कि तभी यूजी का यहाँ सब्र का बांध टूटता है और वो उन दोनों मर्द जैसी दिखने वाली औरतों को भद्दी औरतें कह के पुकारता है। अब ये सुनते ही वो जो दो बंदे होते हैं वो यहाँ यूजी की खूब कुटाई करते हैं। वे दोनों उसे इतना कूटती हैं कि सारे टेबल और चेयर्स भी तोड़ देती हैं। आगे वे दोनों यूजे को घसीटते हुए कमरे में ले जाती हैं, ये कहते हुए कि हम तुम्हें वहाँ पे सिखाएंगे कि हम जैसी लेडी की तारीफ कैसे की जाती है। इधर हम देखते हैं कि जुआना के दिल में यूजे के लिए फीलिंग पनप रही होती है, तो दूसरी तरफ हमें शुई को भी दिखाया जाता है जो लगातार जिन्यून के बारे में सोच रही थी। अब वो उसके ख्यालों में इतना ज्यादा खो जाती है कि यहाँ अपनी मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दे पाती। कि तभी महारानी का उसे बुलावा आता है। आगे हमें महारानी को दिखाया जाता है जिसने शुई की सजा माफ कर दी होती है और उसे एक और टास्क दिया होता है, लेकिन टास्क देने से पहले वो उसके स्किल को टेस्ट करना चाहती है। इसीलिए महारानी की कई सारी मेट्स शुई पे हमला करती हैं, लेकिन शुई जिसके पास फायर ऋषि की ताकत होती है वो उन सभी मेट्स का काफी आसानी से मुकाबला कर लेती है। जिस पे महारानी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसकी पिछली नाकामी को भूलते हुए उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि ये वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया था और इसे न केवल जुआन मिंग सेक्ट बल्कि वेंगुआन सेक्ट भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये जो लड़का है वो कहीं न कहीं मास्टर यांग से रिलेटेड है और जो मास्टर यांग तक पहुंच गया इस लड़के के थ्रू तो ड्रैगन तलवार समझो उसकी हुई। इसलिए वो जिन्यून पे नजर रखने को कहती हैं और इससे पहले कि जुआन मिंग सेक्ट और वेंगुआन सेक्ट इस लड़के को ढूंढ पाए उनसे पहले ही उसे ढूंढ करके महारानी के सामने हाजिर करना होगा। अब आगे हमें वापस से जुआन मिंग सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुढ़िया मिंग पो अपने यमराज लीडरों को बुला करके पूछती है क्या तुम लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो, जिसके बारे में वो बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी और इनके मेंबर्स कहाँ गए और इनके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता। अब आगे मिंगपो यहाँ बताना शुरू करती हैं कि जो मास्टर यांग है और जो जुआना के पिता ली जियाओ है ये दोनों ही उसी लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हुआ करते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 36 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि इंटायर टैंग एम्पायर को मिस्टीरियस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे और टैंग एम्पायर के जो राजा होते थे सिर्फ वो उन्हीं का ही ऑर्डर फॉलो करते थे। लेकिन 30 साल पहले वो सभी अचानक से गायब हो जाते हैं और उसके 10 दिन बाद और इनकी गैर मौजूदगी में पूरे टैंग एम्पायर को उनके जो रिबल्स यानी प्रतिरोधी होते हैं उन्होंने जबरदस्ती से कब्जा कर लिया था। लेकिन अचानक से 8 साल पहले ये खबर फैली कि उस ड्रैगन ट्रेजर्स को फिर से देखा गया है और लोग ये खबर सुनते ही जो कि ड्रैगन तलवार को पाने के लिए डेस्परेट थे आपस में फाइट करने लगे। आगे वो उसी ट्रेजर यानी कि ड्रैगन तलवार के बारे में बताती हैं कि इसे एक खास तरह की ड्रैगन गुफा में बनाया गया था जिसे ओयूजी ने स्प्रिंग और ऑटम के पीरियड में बनाया था। अब ये तलवार इतनी ग्रेट थी और इसके इतने ज्यादा महान कारनामे थे कि इसे किसी खास जगह में छुपा के रखा गया और कहते हैं कि इस तलवार को जो पालेगा वो वापस से उसी टैंग एम्पायर को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकेगा और सारे वर्ल्ड में सिर्फ उसी की हुकूमत होगी।
और 8 साल पहले उसी ड्रैगन तलवार के साथ मास्टर यांग को देखा गया। इसका मतलब यही है कि जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं है। उस तलवार के ज़ाहिर होते ही वो वापस से जरूर आएंगे। इसीलिए अब हमें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये जो शांति है ये एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। अब अगले सीन में हमें मास्टर यांग को दिखाया जाता है, जिनके पास वही मार्क्समैन आया होता है जिसे मास्टर यांग ने जिन्यून पर नजर रखने को कहा था। आगे मास्टर उसे देखते ही उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें जिन्यून के पीछे उसी माउंटेन वैली में भेजा था। आगे मास्टर यांग उससे कहते हैं कि तांग एम्पायर का पूरी तरह से सर्वनाश हो गया है और उसे संभालने वाली जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी कहीं गायब हो चुकी है, और तुम भी हमारे उस लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे, इसीलिए तुम्हारे आने के बाद मैंने तुम पे कृपा दिखाई। इस पे वो मार्क्समैन मास्टर यांग से पूछता है कि तुमने 8 साल पहले अपने उसी डिसिपल यानी जिन्यून को मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं सिखाया, और जब उसने धोखे से छिप करके मार्शल आर्ट सीखा तो तुमने उसे छिप कर सीखने दिया। आगे वो उससे कहता है कि तुमने 30 सालों तक अपने आप को इस तरह से एकांत में छुपाए रखा है, लेकिन याद रखो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ना ही तुम्हारे डिसिपल की, क्योंकि एक बार जो लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है वो हमेशा के लिए उसी लिंगरान ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही रहता है। और अगर अभी तुम अपने उस किस्मत से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक लास्ट काम करना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि मास्टर यांग किसी मजबूरी में है, जिसके कारण उस मार्क्समैन द्वारा बताया गया ये अंतिम कार्य उन्हें करना ही होगा। आगे वो उसी खास तरह की सील वाली लेटर को उनके सामने फेंकता है, और इसी पैटर्न वाले मोहर को जिन्यून और जुआना उस माउंटेन वैली की तरफ ले जा रहे होते हैं उस खास मास्टर को देने के लिए। अब इस खास मोहर की क्या पहेली है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम उन दोनों ग्रिम रीपर्स को देखते हैं जो कि अपनी साजिश चल चुके होते हैं। वो उस मोटे यंजुन के पास जाते हैं और उसे वर्गलाने की कोशिश करते हैं, ये बताते हुए कि हेडक्वार्टर से हमारे लिए ये संदेश आया है कि हमें वेंगवान सेक्ट को इग्नोर करना है और हमारा जो लक्ष्य है वो ड्रैगन तलवार पाने के लिए, इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमें खुद एक कदम उठाना होगा। इसी तरह यहाँ वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उस मोटे यंजुन को ये मनाने में सक्षम हो जाते हैं कि अगर वो अपने चारों भाइयों के यहाँ पे आने का वेट ना करे और उससे पहले उस जिन्यून को जा पकड़े जिसके पास उस ड्रैगन तलवार का पता है, तो हेडक्वार्टर्स में इसकी काफी बड़ाई होगी और इसे प्रमोशन दे दिया जाएगा। साथ ही हेडक्वार्टर के सभी लोग इसे काफी कम अकल और मिनिमल पावर रैंक का समझते हैं और उस जिन्यून को कैच करते हुए वो सबसे पहले अगर मास्टर यांग तक पहुंच गया तो वो ड्रैगन तलवार लेने का श्रेय इसे ही जाएगा। अब ये सुनते ही यंजन उस व्हाइट रीपर पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे मेरे ही भाइयों के खिलाफ भड़का रही हो और चाहती हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए ताकि मेरे जो भाई हैं उन्हें हेडक्वार्टर से ट्रांसफर कर दिया जाए। जिस पे ब्लैक रीपर उस मोटे यंजुन को अब समझाने की कोशिश करता है कि हम बस इतना कह रहे हैं कि अभी हमारे जो दो राइवल सेक्ट है यानी वेंगवान सेक्ट और वो हुयुन सेक्ट, वे अपना अगला कदम कैसे उठाएंगे और उनकी करंट सिचुएशन क्या है ये हमें नहीं पता है, और अगर हमसे पहले उनके हाथों वो ड्रैगन तलवार लग गई तो फिर मेंगपो हम तीनों को ही मार डालेंगी। इसलिए बस हम इतना कह रहे हैं कि उनके एक्शन लेने से पहले हमें कुछ करना चाहिए, और वैसे भी जिन्यून की मार्शल आर्ट काफी वीक है तो वो लड़का ज्यादा दूर भागा नहीं होगा और उसके मुकाबला आप जैसे महान यंजुन तो कर ही सकते हैं। आगे वो ब्लैक रीपर जो होता है उसे मक्खन लगाने लगता है और उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफें करने लगता है कि आप जैसे यंजुन जिनके पास फ्लेम ड्रैगन पाम की टेक्निक है जिसे वर्ल्ड में कोई भी हरा नहीं सकता, इसका मुकाबला वो जिन्यून क्या ही कर पाएगा। अब इन दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके वो मोटा यंजुन उनके बोतल में उतर जाता है और बिना अपने दूसरे भाइयों के आने का इंतजार करते हुए वो जिन्यून को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर सीन चेंज होता है जहां हम यूसे को देखते हैं जो कि उन दोनों मर्द जैसे दिखने वाली औरतों के बीच बेचारा फंस चुका होता है। यहाँ उनका वो भद्दा सा डांस भी देखना पड़ता है। बेचारा इस सिचुएशन में काफी सैड महसूस कर रहा होता है क्योंकि अगर वो जैसे ही उन्हें अगली या बदसूरत कहता है वे दोनों उसे पीटना शुरू कर देती हैं, इसीलिए वो दोनों उसे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जुआना को वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिसके कारण वो खूब शराब पीता है और फिर हार्ट ब्रोकन होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजे सीक्रेटली जुआना से मिलने के लिए जाता है ताकि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, लेकिन उसने काफी पी रखी होती है। वो जैसे ही दरवाजे पे नॉक करने जाता है उसे अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है, जिसके कारण वो खिड़की के थ्रू कमरे में झांकने लगता है तो उसे जुआना दिखती है जो कि नहा रही होती है। अब यूजे से तो रहा नहीं जाता और वो उसकी सुंदरता को निहारने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि जिन्यून यूजे को देख लेता है जुआना को सीक्रेटली तरीके से देखते हुए। और इसी के साथ ही गाइस ये इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं खूब कुटाई करता है
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर सिस्टर को इस तरह से मॉलेस्ट करने की। अब अगले सीन में हम बहुत ही सरप्राइजिंग सा मोमेंट देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों तो ग्रिम रैपर्स होते हैं, वो आपस में कपल्स हैं। और यहाँ पे वो व्हाइट रिपर काफी सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, इसीलिए वो जो ब्लैक रिपर होता है उसे अपनी इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ उनकी प्लानिंग से हमें पता चलता है कि ये दोनों उस मोटे यंजुन को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जुआन मिंग सेक्ट के उन 5 महान यंजुन में से ये मोटा सबसे ज्यादा बुद्धू है, इसीलिए इसे वर्गलाना काफी आसान है। इसे सबसे पहले ये दोनों जिनियन के पीछे लगा देंगे और उसके बिना जाने ही एक और हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी भेजेंगे, जिसमें वो मिंगपो से कहेंगे कि हमने सिर्फ इस यंजुन का आदेश माना है और इसी ने सबसे पहले उस यंजुन को पकड़ने की पहल की थी ताकि इसे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो मारा गया। जिस पे व्हाइट रिपर उससे कहती है कि कहीं उस बुढ़िया को ये ना पता चल जाए कि इन सारी साजिशों के पीछे हमारा हाथ है। जिस पे वो ब्लैक रिपर उससे कहता है कि वो बुढ़िया काफी शातिर है, इसीलिए उसके मात्र एक लेटर से चकमा देना आसान नहीं होगा। इसीलिए हमें एक और बैकअप प्लान बनाना होगा कि जब वो मोटा यंजुन जिनियन पे अटैक करेगा तो हमें सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। इससे वो बुढ़िया कभी नहीं समझ पाएगी कि ये हमारी साजिश थी, क्योंकि हम उससे यही कहेंगे कि हम तो उस यंजुन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसी मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो अपने सीक्रेट ठिकाने पे पहुंचता है और अपने आदमी को ये ऑर्डर देता है कि अब सही वक्त आ चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर यांग के उस डिसिपल यानी जिनियन को ढूंढना है और उसे सही सलामत मेरे पास लेकर आना है। अब आगे हमें जिनियन को दिखाया जाता है जो कि सपने में कुछ ऐसा देख रहा होता है जिसके कारण एक बहुत बड़े राज का खुलासा होता है। 8 साल पहले जब वो छोटा था और वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था, लेकिन मास्टर यांग उसे सीखने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो एकांत में प्रैक्टिस करता था कि तभी छोटे यंजुन के पास वही मार्क्समैन आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। जिस पे जिनियन खुश हो जाता है और उससे मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला जाता है, लेकिन वो मार्क्समैन मार्शल आर्ट्स को सिखाने से पहले उसे ये प्रॉमिस लेता है कि हम दोनों के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रहेगा। साथ ही तुम्हें याद रखना होगा कि किसी भी हालत में मैं जो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा वो तुम किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, तुम उस मार्शल आर्ट्स को सबके सामने दिखावा नहीं करोगे और ना ही तुम इसके बारे में अपनी लाइफ में किसी को भी बताओगे। और ये टाइम लिमिट 10 साल तक है। 10 साल तक तुम्हें इस प्रॉमिस को निभाना होगा और अगर इस बीच तुमने अपने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो मैं तुम्हारे पूरे मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उनके बीच ये डील तय हो चुकी थी, जहां हम देखते हैं कि जिनियन ने मार्शल आर्ट्स उस मार्क्स वाले मैन से सीखा था कि तभी उसके पास जोआना आती है जो कि जिनियन को इस बुरे सपने से उठाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस सराय का जो एक सर्वेंट रहता है वो चुपके से इन दोनों पे नजर रख रहा होता है। अब आगे हमें फिर से उसी मोटे यंगजुन को दिखाया जाता है जिसके पास उसके बाकी के भाइयों का लेटर आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे आने में काफी टाइम लग जाएगा। जिस पे ब्लैक रिपर उसे फिर से उकसाने लगता है कि अगर हमने और भी देरी कर दी तो ये बात दूसरे सेक्ट्स में फैल जाएगी, तो हमारे हाथ से ये आखिरी मौका उस ड्रैगन तलवार को पाने के लिए चला जाएगा। इसीलिए उन दोनों सेक्ट से पहले आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। और बाकी के जो आपके 4 यंजुन भाई यहाँ पे आएंगे तो वो ये देखकर खुश हो जाएंगे कि आखिरकार उनके सबसे छोटे भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। अब आगे वो मोटा यंजुन इन दोनों की बातों में पूरी तरह से आ चुका होता है। इधर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगपो ये समझ जाती हैं वो पूरी तरह से लालच से भर चुका है और वो डेस्परेटली मास्टर यांग के डिसिपल को ढूंढने के लिए अकेला ही चल पड़ा है और कहीं न कहीं उसे वर्गलाने के पीछे उन दोनों ग्रिम रीपरों का हाथ है। और आगे वो कहती हैं कि ये दोनों सिर्फ प्रमोशन के लालच में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि वो जो ड्रैगन तलवार है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक और लेटर भेजो और उन्हें ये बता दो कि वे दोनों उस यंजुन का साथ दे सकते हैं, लेकिन अगली बार उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो फिर उन्हें मारने में ये मिंगपो जरा भी देरी नहीं करेगी। अब आगे हमें शुई को दिखाया जाता है जो अपने महारानी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए तेजी से जिनियन की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसे आसमान में वही जुआन मिंग सेट का वो होमिंग ईगल दिखता है कि उसी मिंगपो का खत यंजुन की तरफ ले जा रहा होता है। यहाँ सुई उसके ईगल को मार डालती है और उनके इस लेटर को यंजुन तक पहुँचने नहीं देती। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनियन ने नशे की हालत में यूजी की इतनी कुटाई की होती है कि उसकी हालत देख करके जो उसकी 2 रखवालियां होती हैं वो उसकी खूब ज्यादा केयर कर रही होती हैं। यहाँ वे दोनों यूजी को हनी कह के पुकारती हैं। वे दोनों पूरी तरह से उसे अपना हस्बैंड मान चुकी होती हैं, लेकिन यूजी उनसे कुछ ऐसी बातें कहता है ताकि वे दोनों आगे चली जाएं और यहाँ यूजी के पास टाइम मिल जाए और ये जिनियन से कल रात के लिए माफी मांग सके। आगे जब वो जिनियन को कल रात वाली बात बता रहा होता है तो यहाँ जिनियन को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसने भी पी रखी होती है। लेकिन जब यूजी उसे बताता है कि कल रात वो चुपके से जोआना को नहाते हुए देख रहा था
लेकिन वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, मीन्स कि वो आगे उससे शादी करने को तैयार है। ये सुनते ही कि जोआना को कोई नहाते हुए देख रहा होता है, जिन्यून का दिमाग फिर से सटक जाता है और वो उसे फिर से मारने लगता है, ये कहते हुए कि दोबारा तुम्हारे मुंह से जोआना का नाम नहीं निकलना चाहिए और अगली बार तुमने इस तरह की कुछ उल्टी सीधे हरकत करने की कोशिश की तो दूसरी बार तुम्हें ये जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। अब जिन्यून उसे आखिरी बार वार्निंग देते हुए छोड़ देता है, जिसपे जोआना उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो, जिसपे जिन्यून उसे कहता है कि ये हम दोनों मेंस के बीच की बात है और हम अपनी फ्रेंडशिप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तुम इस मामले में मत पड़ो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सबसे पहले वाले यंजुन को दिखाया जाता है जो अपने बाकी के ब्रदर से मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पे आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने रास्ते में उसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें कुछ धमकी भरे शब्द लिखे गए हैं कि आगे की जर्नी उसे नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए और इसी तरह के लेटर उसके बाकी भाइयों को भी मिला है, जिसे वे लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर एक ही व्यक्ति एक ही जैसे दिखने वाले लेटर्स को हम चारों को एक ही टाइम पे कैसे दे सकता है। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा होता है उसकी मार्शल आर्ट्स मेरे बराबर ही थी और वो बंदा मार्शल फ्लाइंग स्किल्स को भी जानता है, इसीलिए हमें अब अपने आगे की जर्नी में काफी चौकन्ना रहना होगा। अब ये डिसाइड करते हुए वो चारों ब्रदर्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे हमें एक फनी सा सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग रात गुजारने के लिए एक अलग से सराय को बुक करते हैं और यहाँ पे वो जो दोनों बंदियां कम बंदे जो होते हैं वो यूजी के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि हस्बैंड और वाइफ को एक ही कमरे में रहना चाहिए। बेचारे यूजी की हालत देख करके जो जिन्यून और जोआना होते हैं वो अफसोस ही करते रह जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब आधी रात के गुजरते ही जिन्यून के छत की दीवार फटती है और एक बंदा वहाँ से टपकता है जो उन्हीं दो मर्दों जैसी दिखने वाली औरतों की ही कैटेगरी में होता है जिसे लेडी बॉय कहेंगे। यहाँ वो सबको बताना शुरू करता है कि वो इतना ब्यूटीफुल और इतना अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी कोई इसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो फांसी लगा के मरना चाहता था, लेकिन रस्सी ने भी उसे धोखा दे दिया और वो नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिन्यून में पड़ती है उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। आगे जब जिन्यून उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम पहली बार में नहीं मरे तो क्या हुआ, तुम्हें दूसरी बार ट्राई करना चाहिए और दूसरी बार भी बात नहीं बनी तो तुम्हें तीसरी बार ट्राई करना चाहिए और अगर इसी तरह से तुम ट्राई करते रहे तो ट्राई करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन तुम जरूर आत्महत्या कर पाओगे। जिसपे वो लेडी बॉय यहाँ जिन्यून से कहता है कि अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड ने जानबूझ करके वो रस्सी को कट किया था ताकि मैं तुम्हारे बेडरूम में जा गिरूं और ये गॉड की ही मर्जी है कि एक नजर में मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। अब ये सुन के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से यूजे जिन्यून के कमरे में आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे उन दोनों लड़के जैसे दिखने वाली लड़कियों से बचाओ और उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि हम चुपचाप यहाँ से रातों रात निकल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वो लेडी बॉय भी जाग जाता है और वो जिन्यून का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए अब यूजे ये डिसाइड करता है कि वे चारों रातों रात वहाँ से निकल जाएंगे। अब थोड़ी देर पहले यूजी को जो हम बेचारा कह रहे होते हैं वैसी सेम टू सेम सिचुएशन जिन्यून के पास आ धमकी थी और जिन्यून की इस कंडीशन को देख करके यूजी काफी मजे ले रहा होता है कि तुम इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो जब इतनी केयर करने वाली साथी तुम्हें मिल गई है। जिसपे जोआना यहाँ यूजी के रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा उन दो चुड़ैलों से पीछा छूट गया, इसीलिए तुम यहाँ पे जिन्यून को चिढ़ा रहे हो। ये मत बोलो कि थोड़ी देर पहले तुम इसी तरह के सिचुएशन में थे। अब आगे ये लोग इसी तरह से अपनी जर्नी तय कर रहे होते हैं कि हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे वो चारों यंजुन अपने मोटे भाई यंजुन से मिलने के लिए पहुंचते हैं, वो मोटा यंजुन वहां से पहले ही जा चुका होता है और पूरा का पूरा इलाका खाली रहता है। इससे वो समझ जाते हैं कि वे लोग हमसे पहले ही कूच कर चुके हैं। अब आगे हम उसी मोटे यंजुन को देखते हैं जो तेजी से जिन्यून की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे हमें वापस से उन चारों की जर्नी को दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी बॉय सभी से कह रहा होता है कि ये गॉड की ही विल है कि उसने मुझे यंजुन जैसे हैंडसम लड़के से मिलवा दिया है और इस दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं, लेकिन मेरे लिए तो राइट बंदा बस जिन्यून ही है। अब ऐसा कहते ही वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करने लगता है कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है जिसपे वो लेडी बॉय कहता है कि बहुत ही जल्द हम किसी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं और वो खतरा हमसे लगभग 3 मील की दूरी पे है। लेकिन तभी उनके सामने वही मोटा वाला यंजुन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा 3 मील दूर नहीं बल्कि 3 मीटर दूर है। अब आगे यंजुन उनसे कहता है कि तुम में से जो भी मुझे मास्टर यांग का पता बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही गाइस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करने लगता है कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है जिसपे वो लेडी बॉय कहता है
कि बहुत ही जल्द हम किसी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं और वो खतरा हमसे लगभग 3 मील की दूरी पे है। लेकिन तभी उनके सामने वही मोटा वाला यंजुन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा 3 मील दूर नहीं बल्कि 3 मीटर दूर है। अब आगे यंजुन उनसे कहता है कि तुम में से जो भी मुझे मास्टर यांग का पता बताएगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे जिनियन उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पैरों पे गिर के मुझ पे रहम की भीख मांगते हो तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ को जाने दूं। अब इस पे यूजे जिनियन को रोकते हुए कहता है कि पिछली बार मैं इसे नहीं मार पाया था, तो अब की बार फाइट करके इसका हम काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार की फाइट में कौन जीता और कौन हारा ये तय नहीं हो पाया था। इस पे यंजुन उससे कहता है कि इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो और मिंगपो ने मुझे पहले ही यह आदेश दे दिया है कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा और चाहे वो जो भी सेक्ट का हो उसे खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे जिनियन और यूजे दोनों मिल करके उस यंजुन से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी उनके फाइट के बीच वो ब्लैक रीपर पहुँचता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे एक के खिलाफ 2 लड़ रहे हो, तो ये तो बड़ी इंसाफी है क्योंकि अब मैं भी इस गेम में ज्वाइन होने वाला हूँ। अब आगे हमें यहाँ एक जबरदस्ती फाइट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआना जो कि उस व्हाइट रीपर से फाइट कर रही होती है, ये कहते हुए कि अब की बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगी और अपने फादर की मौत का बदला तुमसे लेकर के रहूंगी। लेकिन हम यहाँ उन दोनों ग्रीम रीपरों को देखते हैं जो कि नाम मात्र के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं करते, जिसे देख के वो लेडी बॉय ये समझ जाता है कि आखिर ये दोनों अपनी पूरी ताकत का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। अब ऑब्वियसली वो लोग यहाँ पे यंजुन को मरवाने के लिए आए थे, इसलिए यहाँ पे उसे बचाने के लिए उसके साथ मिल करके फाइट नहीं कर रहे होते हैं, नाम मात्र का सिर्फ दिखावा करते हैं। अब आगे ब्लैक रीपर के इशारा करते ही व्हाइट रीपर अपना खेल शुरू करती है और वो जुआनो को इतना भड़काती है कि वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करने के लिए हावी हो जाती है। तभी ब्लैक रीपर उसकी मदद करता है कि स्मोक बॉम्ब वहाँ फेंक करके, जिसके ब्लास्ट होते ही वहाँ चारों तरफ धुआं फैल जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उस बैटलफील्ड से जो ब्लैक रीपर होता है अपने साथी यानी व्हाइट रीपर को लेकर के वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। ये देखते ही यंजुन समझ जाता है कि आखिर ये लोग मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। इसीलिए अब वो यंजुन ये डिसाइड करता है कि अपने आप को बचाने के लिए अब उसके पास बस एक ही रास्ता है कि अगर वो जुआनो को अपनी शील्ड बना दे और इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहे तो यहाँ उसे वो बच के जा सकता है। अब इससे पहले कि वो जुआनो को कैप्चर कर पाता यूजे उसे बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ जुआनो को बचाने के लिए वो उस पे अपने फैन वेपन से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए वो यंजुन अपने फ्लेम ड्रैगन पाम का इस्तेमाल करता है, जिसका मुकाबला अब जिनियन की तलवार नहीं कर पाती। लेकिन अब यहाँ पे हम जिनियन को देखते हैं जो अपने उसी सीक्रेट मार्शल आर्ट का यूज करता है और ऐसा वो उस यंजुन को धोबी पछाड़ देता है कि अब बस थोड़ी ही देर में वो उसे मारने वाला होता है। कि इतने में यहाँ पे दोबारा से सीन चेंज होता है और हम उन दोनों ग्रीन रीपर्स को देखते हैं, जिनमें से वो जो ब्लैक रीपर होता है वो व्हाइट रीपर से कह रहा होता है कि अब नाटक करने का समय खत्म हो गया है, सो तुम तो कमाल की आर्टिस्ट निकली। जिसपे वो व्हाइट रीपर कहती है कि आखिर वो मोटा हमारे झांसे में फंस ही गया, तो चलो अब हम वहाँ पे चलते हैं क्योंकि अब उस मोटे की आधी एनर्जी वहीं पे खत्म हो गई होगी और अभी हमें उसे बचाने का दिखावा भी तो करना है, क्योंकि उस अधमरे यंजुन को बचाने से इनका ही फायदा होने वाला था। अब आगे ये लोग उसी बैटल फील्ड पे पहुंचते हैं जहाँ पे जिनियन जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि वो उसे रोक देते हैं। वहाँ पे वे उसी स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं, जिसके फटते ही वहाँ चारों तरफ धुआं छा जाता है और ये दोनों उस अधमरे से यंजुन को लेते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब आगे जो जुआना होती है वो यूजे से थैंक्स कह रही होती है शर्माते हुए, क्योंकि यूजे ने यहाँ उसकी जान बचाई होती है। यहाँ जिनियन भी अपनी जूनियर सिस्टर को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। कि इतने में हम उस लेडी बॉय को देखते हैं कि वो उस यूजे का जो खास वेपन होता है वो अपने हाथों में ले लेता है कि इस तरह का खास वेपन सिर्फ वेंगवान सेक्ट वाले ही बनाते हैं। और आगे वो यहाँ यूजे की पोल खोलने लगता है ये कहते हुए कि मतलब तुम उसी वेंगवान सेक्ट के ही एक मेंबर हो, जो कि जानबूझ करके यहाँ तुम जिनियन के पीछे पड़े थे क्योंकि तुम्हें भी कहीं ना कहीं वो ड्रैगन तलवार चाहिए, जिसका पता सिर्फ मास्टर यांग को पता है और मास्टर यांग का पता जिनियन को पता है। अब जैसे ही वे दोनों उस वेंगवान सेक्ट का नाम सुनते हैं, यहाँ इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लेडी बॉय किस सेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो हमें यहाँ इस सीरीज के मेन प्लॉट के बारे में पता चलता है कि टोटल 3 मेजर एसोसिएशन ग्रुप्स हैं, जिनमें से सबसे फेमस वो जुआन मिंग सेक्ट है और उन्हीं की तरह ही 2 और सेक्ट होते हैं, जिनमें से एक हुयुन सेक्ट है जो कि पूरी तरह से फीमेल द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिनमें सिर्फ क्रूर औरतें ही होती हैं और उनकी लीडर महारानी है। आगे वो लेडी बॉय बताता है कि और वैसे भी मुझे उन औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे वो जुआन मिंग सेक्ट के बारे में बताता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस यही है
और यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो किसी गॉड या घोस्ट से कम नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को यमराज और ग्रिम रीपर जैसे नाम दिए हैं। और तीसरा विंगवान सेक्ट है जो हमेशा भलाई, जस्टिस और मोरालिटी की बात करते हैं, लेकिन वो भी उसी एसोसिएशन ग्रुप में से एक है। वो काफी हिपोक्रेट है, कहते तो हैं कि हम यहाँ मोरालिटी और जस्टिस का साथ देते हैं, लेकिन वो आखिर है तो एक किलर का ही ग्रुप। और इसी वेंगवान सेक्ट का ही एक किलर ये यूजे है, क्योंकि इस तरह का हिडन वेपन वही वेंगवान सेक्ट ही बना सकते हैं। आगे वो लेडी बॉय कहता है कि ये तीनों सेक्ट ही किसी खास तरह के ट्रेजर्स, जिसे ड्रैगन तलवार कहते हैं, इसके पीछे पड़े हैं और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये यूजे इतने दिनों से तुम्हारे साथ घूम रहा है, क्योंकि सिर्फ जिनियन ही उस ड्रैगन तलवार तक पहुंचने का क्लू है। अब आगे जिनियन उससे पूछता है क्या तुम सच में उस वेंगवान सेक्ट के ही एक किलर हो, जिसपे यूजे उसे जवाब देता है कि ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने भी तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कौन हो। जिसपे जिनियन उससे कहता है कि अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। जिसपे यूजे उससे पूछता है कि तुम इस लेडी बॉय की बातों का विश्वास कर रहे हो, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की है, और अभी जुआना को बचाने के लिए तुम मुझसे थैंक यू कह रहे थे, और भूलो नहीं उस यंजुन को यहाँ से भगाने में मैंने तुम्हारी मदद की है। जिसपे जिनियन उससे कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हारा पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। लेकिन हम यहाँ पे उस लेडी बॉय को देखते हैं जो कि जिनियन के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करता है कि उस यूजे ने तुम्हारी जूनियर सिस्टर की ब्यूटी के लालच में यहाँ तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि वो उसे पाना चाहता था और उसे बचाने में इस किलर का ही फायदा था। और इतने दिनों से ये जो तुम्हारा साथ दे रहा है वो तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए ही कर रहा था। अब ये सुनते ही यहाँ यूजे जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहता है कि अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त तुम कहाँ थे जब तुम्हारे पूरे शरीर में पॉइजन फैल चुका था, और मैंने ही तुम्हारी उस हालत में मदद की थी तुम्हारे शरीर से उस जहर को डिटॉक्सिफाई करके। तो तुम दूसरों लोगों की बातों में आकर के मेरे एहसान का इस तरह से बदला चुका रहे हो, और मैं नहीं होता तो तुम शायद आज यहाँ पे जिंदा भी नहीं होते मुझसे ये सवाल पूछने के लिए। जिसपे वो लेडी बॉय यहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि क्या सच में तुमने मेरे जिनियन की जान बचाई। जिसपे जुआना भी यहाँ जिनियन को समझाते हुए कहती है कि तुम उस समय पूरी तरह से बेहोश थे और यूजे पूरी तरह से नशे की हालत में होने के बावजूद भी उसने तुम्हारी जान बचाई थी। आगे जुआना चिल्लाते हुए उस लेडी बॉय को अपनी जुबान बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी बॉय यहाँ चुप नहीं रहता और जिनियन से कहता है कि भले ही इसने तुम्हारी जान बचाई हो, लेकिन इसमें इसका ही फायदा था, क्योंकि है तो ये आखिर वेंगवान सेक्ट का ही एक मेंबर। तो क्या तुम अभी ये चाहते हो कि उस सेक्ट का कोई मेंबर तुम्हारे साथ रहे जो कि सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। अब जैसे ही यूजे ये बात सुनता है काफी दुखी मन के साथ उन दोनों को बाय कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम उसी अधमरे से मोटे यंजुन को देखते हैं जो कि ये सोचते सोचते पागल हो रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि उस लड़की की मार्शल पावर इतनी ज्यादा भयंकर है, और अच्छा हुआ कि ये दोनों ग्रिम रीपर्स ऐन वक्त पे आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये दोनों उसे एक जोरदार धक्का देते हैं और अब ये दोनों उसके पास बैठते हैं और एक एक हाथ उसका पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को ऐसा मरोड़ते हैं कि वो पूरी तरह से दर्द से कहराने लगता है। आगे वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा अथॉरिटी है कि तुम हम दोनों को हुक्म दे सको। हालांकि हम तीनों ही उस मिंगपो के ट्रस्टेड बंदे हैं, लेकिन तुमने हमें अपना स्लेव समझ रखा था और हमें सिर्फ अपने आगे पीछे दुम हिलाने वाले कुत्तों के जैसे काम करने को कहा था। तो आज वो दिन आ गया है कि हम अपनी इस अपमान का आज तुमसे बदला लें, क्योंकि अब तुम हमारे लिए किसी यूजलेस पर्सन से कम नहीं हो। इसीलिए वो जो तुम्हारी रेयर फ्लेम ड्रैगन पाम की पावर है, क्यों ना अपनी इस इंटरनल एनर्जी को जाते हुए हमें दान कर दो, ताकि मरने के बाद तुम आराम से नर्क में रह सको, और अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को हमें दे करके तुम एक तरह से अपना ही बदला लोगे, क्योंकि इस एनर्जी का यूज हम तुम्हें हराने वाले उसी जिनियन से लेंगे। अब ये कहते हुए वो दोनों ही इसकी एक्सटर्नल एनर्जी को सक करने लगते हैं और अब इतना ज्यादा उसकी एनर्जी को खींच लेते हैं कि वो मोटा यंजुन अब सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल बन चुका था। अब उसके मरते ही यहाँ व्हाइट रिपर कहती है कि इसकी 30 सालों की इंटरनल एनर्जी को हमने अब्सॉर्ब कर लिया है और ये एनर्जी उन दोनों लड़कों से मुकाबला करने के लिए काफी होगी, इवन कि हम उन्हें अब मार भी सकते हैं। इस पे ब्लैक रिपर उससे कहता है कि आगे हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि हमें इसके 4 भाइयों को भी तो ये एक्सप्लेन करना है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि इसका पहला वाला जो बिग ब्रदर यंजुन है वो इसकी तरह बेवकूफ नहीं है, वो काफी शातिर है और उसे धोखा दे पाना इसके जितना आसान नहीं होगा। कि तभी इतने दिनों से उन चारों यंजुन का पीछा कर रही शुई वहाँ पे आती है
और उसके आते ही हमारे इस सीजन का पहला पार्ट यही फिनिश होता है और इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।